मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इस दुनिया में जादुई जानवर ऐसा कर सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि इन अद्वितीय प्राणियों में सभी प्रकार की अविश्वसनीय और अनुचित क्षमताएं हैं जो क्षय को जादू में बदल सकती हैं, इसलिए उन्हें जादुई जानवर कहा जाता है। लेकिन अगर यह सच है तो यह बहुत अविश्वसनीय है। तो उन सभी को कभी महसूस हुई तांग गो ने स्काई बर्ड, फ्लेमिंग हॉर्स और इन जादुई जानवरों में महारत हासिल की, लेकिन उन्होंने जादुई जानवर में भी महारत हासिल की जो हजारों मील की दूरी पर आवाजों को प्रसारित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तांग गो की पृष्ठभूमि केवल भयावह है। प्रतिभा। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 77 यह प्राचीन साम्राज्य का भ्रूण रूप है और तांग के विकास पर अंकुश होना चाहिए। बस मजाक करते हुए, ठीक है, तांग गो के पास ऐसा जादुई जानवर कैसे हो सकता है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। दुनिया में ऐसा प्राणी कैसे मौजूद हो सकता है? कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। बी जिनको पता था कि बहुत कम लोग थे जो लापता थे और केवल कुछ मुट्ठी भर लोग थे। यदि यह बड़ी मात्रा में जानकारी से लापता बग को खोजने के लिए ज्ञान की पुस्तक के लिए नहीं था, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा। इसके अलावा इस दुनिया में परिवहन अविकसित है और जानकारी का आदान प्रदान बेहद धीमा है। अधिक से अधिक आम लोग अपने चारों ओर 100 मील की दूरी पर जानते हैं और अधिक जानना चाहते हैं कि यह लगभग असंभव है। अगर तांग गो ने लापता बग में महारत हासिल की है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तांग देश में लोग हजारों मील दूर या यहां तक कि हजारों मील दूर एक पल में भी लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि अगर मेरे पास लापता बग है, तो मेरा परिवार भी याद करता है। यदि यह एक कीड़ा है, तो अब मैं सीधे अपने परिवार के साथ चेक कर सकता हूं, जो बहुत अविश्वसनीय है। 997। कोई स्तब्ध था। ईमानदार होने के लिए वह इतने लंबे समय से बाहर हो गया है और स्वाभाविक रूप से वह अपने परिवार को याद करता है, लेकिन क्योंकि यात्रा बहुत दूर है, एक दूसरे से बात करना असंभव है। अकेले एक दूसरे से मिलने दें। लेकिन यह अब अलग है। लापता कीटों की शक्ति के साथ भले ही वे हजारों किलोमीटर के दसियों से अलग हो, फिर भी वे हवा में बात कर सकते हैं। ऐसे साधन देवताओं से कम नहीं हैं। अगर वे इसे अपनी आंखों से नहीं देखते, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह कहना है, भले ही तांग देश के स्वामी को हजारों किलोमीटर से अलग किया गया हो, वह बिना किसी देरी के सेना को कमांड कर सकता है। कुछ लोगों ने मिस बग के सैन्य उपयोग पर ध्यान दिया है। हालांकि यह निजी क्षेत्र में बहुत उपयोग है, फिर भी वे पहली बार सेना या अधिकारियों में इसका उपयोग करने के बारे में सोचते हैं। आखिरकार, एक मजबूत सेना एक साम्राज्य को बनाए रखने का मौलिक कारण है। बुद्धिमत्ता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात समयबद्धता है। अगर हम समाचार को वापस पास करना चाहते हैं, तो कम से कम कुछ महीने लगेंगे, लेकिन इस समय दिन लिली ठंडी होती है और यह बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम अपने विचारों में भी महारत हासिल कर सकते हैं, तो हम सभी जानकारी को एक पल में देश में वापस भेज सकेंगे और देश के लोगों को खजाने के देश में यहाँ की खबर बता सकेंगी। यह क्षितिज के बहुत करीब है। यह आश्चर्यजनक है। हर कोई अविश्वसनीय है। वे सभी कर्मी हैं जो बुद्धि में लगे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से वे संदेश संचरण के महत्व को जानते हैं। यदि वे एक संदेश वापस भेजना चाहते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। आखिरकार, यदि दूरी बहुत दूर है, तो उनकी खबर को समय पर वितरित नहीं किया जा सकता है। और किसी देश का क्षेत्र बहुत विशाल है, भले ही सीमावर्ती शहर में कोई समस्या हो, मंत्रियों के लिए राजधानी के रूप में यह जानना मुश्किल है और वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। लेकिन यह अब अलग है। लापता बग के साथ एक एकल विचार संदेश को वापस भेज सकता है और कोई रास्ता नहीं है कि कोई भी इसे रोक सकता है। साम्राज्य का संकेत। यह शाश्वत साम्राज्य का संकेत है। तीसरे राजकुमार झाओ फैंग ने अपनी मुट्ठी को निचोड़ लिया। वह देख सकता है कि यदि उसका अपना देश भी लापता कीट प्राप्त कर सकता है, तो पूरे खजाने के देश की राष्ट्रीय ताकत को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया जाएगा और विशाल क्षेत्र पूरी तरह से एकीकृत होगा। तब से देश के किसी भी शहर ने फिर से विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि अगर यह विद्रोही था, तो इसे तुरंत दबा दिया जाएगा। यह एक प्राचीन साम्राज्य बन गया है कि नींव है। आपको लापता बग का पोषण करने की यह विधि प्राप्त करनी चाहिए। आपको इसे प्राप्त करना होगा। तीसरे राजकुमार झाओ फैंग ने अपने दांत पीस लिए। उसने महसूस किया कि वह तांग देश में आया था। यदि वह तांग देश पर कब्जा कर लेता, तो वह न केवल तांग देश का विशाल क्षेत्र प्राप्त करेगा, बल्कि जादुई जानवरों को घरेलू बनाने के 3 तरीके भी प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर यह सफल होता है, तो खजाने के देश की राष्ट्रीय ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। उनकी रॉयल हाइनेस सही है। तांग राज्य को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा तांग राज्य निश्चित रूप से हमारे देश के खजाने का विश्वासपात्र बन जाएगा। केवल 10 वर्षों में तांग की राष्ट्रीय ताकत वास्तव में इस तरह के स्तर तक विस्तारित हो गई है। यदि 1 और 20 साल या 30 साल बीत जाते हैं, तो क्या एक पल में मेरे देश के खजाने को पार करना संभव नहीं होगा? इस क्षेत्र में केवल एक अधिपति हो सकती है और रोंग नाई के लिए एक दूसरा अधिपति होना असंभव है। यदि यह तांग साम्राज्य का निधन नहीं है, यानी हमारे देश के खजाने का निधन, तो कोई दूसरी संभावना नहीं है। सभी ने चुपके से बहुत बात की। उन्होंने गुप्त रूप से संवाद करने के लिए विशेष तरीकों का उपयोग किया। अन्य यात्री यह नहीं सुन सकते थे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन वे वास्तव में तांग में सभी प्रकार के जादुई जानवरों से हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि एक सुपर साम्राज्य का जन्म हो रहा था, एक शक्तिशाली देश खजाने के देश से परे। यदि वे तांग साम्राज्य के विकास पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान स्थिति का लाभ नहीं उठाते हैं, तो तांग साम्राज्य अब इसे शामिल नहीं कर पाएगा और यह निश्चित रूप से एक विशाल देश में बढ़ेगा जो खजाने के राज्य के प्रभुत्व को खतरा है। रंबलिंग। इस समय लगभग सभी यात्रियों ने आकाश में अपनी सीटें ले ली और देखा कि आकाश के पक्षी ने धीरे से कंपन किया, एक जोड़ी पंख फैल गए और एक पल में आकाश में उड़ गए। यह 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था और सिर्फ एक पल में इसने यह शहर को छोड़ दिया और चांगन की दिशा की ओर उड़ गया, एक गति के साथ जो आश्चर्यजनक थी। इतनी तेज गति से उड़ान भरना, मुझे कोई अशांति या किसी भी एयरफ्लो का एहसास नहीं हुआ। आकाश में पक्षी वास्तव में शक्तिशाली हैं। तीसरा राजकुमार झाओ फैंग हैरान था। उन्होंने देखा कि स्काई ब्लैक की गति कितनी तेजी से थी, प्रति घंटे 3000 किलोमीटर, जो भयावह रूप से तेजी से थी। सामान्यतया इस तरह की तेज गति एक विशाल एयरफ्लो को चलाएगी और एक तूफान बन जाएगी। लेकिन एक अदृश्य बल स्काई बर्ड से निकला, सभी एयरफ्लो को दोहराता है और कोई भी एयरफ्लो इसकी पीठ पर स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह इस वजह से है कि जब स्काई बर्ड तेजी से उड़ रहा होता है, तो सभी यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती है। क्या यह हजारों मीटर से ऊपर का आकाश है? यहाँ तक कि जमीन, पहाड़ों और नदियों पर मनुष्य भी अतुलनीय हो गए हैं। कोई हैरान था और यह पहली बार था जब वह आकाश में उड़ गया। इस समय उन्होंने आसपास के बादलों और जमीन की तुच्छता को देखा। यहाँ तक कि एक विशाल शहर अब एक साधारण परिदृश्य लग रहा था। यहाँ तक कि आकाश में सूर्य और चंद्रमा भी पहुंच के भीतर प्रतीत होता है। और इस अद्भुत भावना ने उन्हें उत्साहित किया। वास्तव में यह पहली बार भी है जब अनगिनत मनुष्यों ने हवाई जहाज 3.0 लिया है। उनके पास एक बेहद अद्भुत भावना है, दुनिया की विशालता और अपनी खुद की तुच्छता को महसूस करता है। रुको, वह क्या है? जब आकाश में पक्षी ने 3 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी, तो लगभग 10,000 किलोमीटर, तीसरे राजकुमार झाओ फैंग को अचानक चौंका दिया गया। आगे देखते हुए वह तुरंत स्तब्ध था।
यह एक तमाशा था जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। एक पहाड़, यह एक विशाल पर्वत है जो बादलों में घूमता है, भले ही बादल पहाड़ से केवल आधे रास्ते में हो। यहाँ तक कि आकाश पक्षी केवल इस पहाड़ की आधी ऊंचाई तक उड़ सकता है, और यहाँ तक कि आकाश पक्षी भी इस विशाल पहाड़ के सामने एक चींटी के रूप में छोटा है। हाँ, यह हमारे तांग साम्राज्य का प्रसिद्ध पर्वत है। तो उसके बगल में एक बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए झाओ फैंग और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित किया। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 78 क्या वास्तव में तांग के विश्व विनाशकारी पर्वत में एक प्राचीन ईश्वर है? तांग का पवित्र पर्वत। यह सुनकर झाओ फैंग और अन्य बेहद उत्सुक थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अन्य स्थानों से आते हैं जो तांग साम्राज्य के पवित्र पर्वत के बारे में नहीं जानते हैं। वास्तव में यह पवित्र पर्वत एक प्राकृतिक गठन नहीं है, बल्कि क्षेत्र के बाहर एक पवित्र पर्वत है जो प्राचीन देवताओं द्वारा उतरा था। बूढ़े आदमी ने श्रद्धा का एक नजर दिखाया। अर्थ क्या है? झाओ फैंग हैरान दिख रहे थे। यह भयानक पहाड़ स्वाभाविक रूप से नहीं बनता था, लेकिन शहर के बाहर से आया था। मुझे याद है कि 10 साल पहले लेई के राज्य ने तांग के राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। नतीजतन प्राचीन देवताओं ने गुस्से में कार्रवाई की और एक विश्व विनाशकारी पत्थर पर्वत को बुलाया जो आकाश से गिर गया और थंडर के राज्य के स्वामी और एक पल में थंडर के राज्य के लाखों सैनिकों को मार डाला। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति ने भावनाओं के साथ कहा, यह वह लड़ाई थी जिसने तांग साम्राज्य की स्थिति को पूरी तरह से स्थापित किया, और फिर तांग साम्राज्य ने भी सफलतापूर्वक गड़गड़ाहट के राज्य की भूमि को समाप्त कर दिया और अंत में तांग राजवंश की वर्तमान स्थिति बन गई। तब से 10,000 फीट का यह विशाल चट्टानी पहाड़ अभी भी इस जगह पर खड़ा है और अनगिनत विश्वासियों को इस चट्टानी पहाड़ पर पूजा करने और लगातार प्रार्थना करने के लिए आएगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा कि यह स्थान तांग राजवंश में एक सुंदर स्थान बन गया है और यह एक प्रसिद्ध पवित्र पर्वत बन गया है। वह नहीं जानता था कि 10 से अधिक विश्वासियों ने चमत्कार खोजने के लिए पवित्र पर्वत पर पहुंचे। यहाँ तक कि हर बार जब वे स्काई बर्ड लेते हैं और पवित्र पर्वत से गुजरते हैं तो हर कोई शास्त्रों का पाठ करेगा और देवताओं से प्रार्थना करेगा। जब सभी ने इस विशाल चट्टानी पर्वत को दूरी में देखा तो उन्होंने देखा और अंत को बिल्कुल नहीं देख सके। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह चट्टानी पहाड़ कितना विशाल था। यह एक निरंतर पर्वत श्रृंखला की तरह था। यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसे खजाने के देश में कभी नहीं देखा गया है। जब हर कोई इस पवित्र पर्वत को देखता है तो वे एक कृमि की तरह अतुलनीय रूप से छोटा महसूस करेंगे। वास्तव में या नहीं, क्या यह अकल्पनीय रूप से विशाल पर्वत श्रृंखला है जो वास्तव में तथाकथित प्राचीन देवताओं द्वारा बुलाया गया है? किसी ने चुपके से कहा। वह बूढ़े व्यक्ति की बयानबाजी पर विश्वास नहीं करता था, यह सोचकर कि यह बहुत अतिरंजित था। इस तरह की विशाल पर्वत श्रृंखला को बुलाने से कैसे बुलाया जा सकता है? यह नकली है, यह निश्चित रूप से नकली है। यह तांग देश में ऐसे लोग होना चाहिए जो डींग मार रहे हैं और नकली बना रहे हैं। इस तरह की विशाल पर्वत श्रृंखला स्वाभाविक रूप से बनाई जानी चाहिए। यह प्राचीन काल से मौजूद है और ऐसी अफवाहें केवल देवताओं को बनाने के लिए दिखाई देती हैं। एक अन्य अधीनस्थ ने महसूस किया कि तांग गो को अफवाहें फैलाना चाहिए। सभी प्रकार की अफवाहें बनाने का कारण वास्तव में पूरे देश की मान्यताओं को एकजुट करना और देवताओं की प्रेरक शक्ति को बढ़ाना था। नहीं, यह सच है। तीसरे राजकुमार झाओ फैंग ने पूरी तरह से कहा, वास्तव में थंडर के राज्य को नष्ट करने के बाद मेरे पिता ने तुरंत यह पता लगाने के लिए जासूसों को भेजा कि थंडर का राज्य कैसे नष्ट हो गया था। नतीजतन कई जासूस इस खबर की रिपोर्ट करने के लिए वापस चले गए, यह कहते हुए कि आकाश एक विश्व विनाशकारी पवित्र पर्वत में गिर गया, तुरंत थंडर और अन्य के राज्य के स्वामी को मार डाला और थंडर के राज्य के कुलीन सैनिकों के आधे से अधिक को नष्ट कर दिया, जिसने थंडर के राज्य को नष्ट कर दिया। वास्तव में यह विशाल चट्टानी पर्वत पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। यह पतली हवा से बाहर दिखाई दिया और पास में रहने वाले कई निवासी गवाही दे सकते थे। सच कहूं तो खजाने का राज्य हेगमन्स में से एक है। थंडर का राज्य खजाने के राज्य के सबसे बड़े प्रतियोगियों में से एक था। अब जब थंडर का राज्य नष्ट हो गया है तो उनके लिए यह जांचना करना असंभव है कि क्यों। इसलिए थंडर के राज्य के विनाश के बारे में समाचार के समान वे पहले से ही अनगिनत बार जांच कर चुके हैं। बस मजाक करते हुए, ठीक है, अगर यह सच है तो क्या तांग देश में वास्तव में प्राचीन देवताओं की सुरक्षा नहीं है? कोई एक लार को निगलने में मदद नहीं कर सकता। बेहद हैरान और घबरा गया। आखिरकार यदि वे मनुष्यों के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके पास अभी भी जीतने का मौका है, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी पौराणिक प्राचीन ईश्वर है तो वे बस आत्मसमर्पण करेंगे। प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और जीतना असंभव है। नहीं, यह आवश्यक रूप से प्राचीन देवताओं की सुरक्षा नहीं है। तीसरे राजकुमार झाओ फैंग ने अपना सिर हिला दिया। वास्तव में शाही पिता और अन्य लोगों ने यह भी अनुमान लगाया है कि शायद यह एक शक्तिशाली बल है जो तांग साम्राज्य से दुनिया भर में है और यह विनाश के शीशन को बुला सकता है। यही कारण है कि इसने गड़गड़ाहट के राज्य को नष्ट कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह विश्व प्रॉप्स की एक तरह की शक्ति थी जो इस तरह के अद्भुत प्रभाव का कारण बनेगी। नहीं, यहाँ तक कि दुनिया की शक्ति भी बेहद डरावनी है। हाँ, अगर अन्य पार्टी में दर्जनों या सैकड़ों समान विश्व विनाशकारी पत्थर के पहाड़ों को गिरने के लिए बुलाया जाता है तो हमारे खजाने के देश के सभी शहरों को नष्ट करना और दसियों अरबों लोगों को मारना संभव नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, भले ही दूसरी पार्टी केवल एक विश्व विनाशकारी पत्थर पर्वत को बुला सकती है, मुझे डर है कि वे एक पल में हमारी राजधानी में सभी को मार सकते हैं और जब समय आता है तो कोई भी बच नहीं सकता है। हर कोई घबरा गया और कांप रहा था। इससे पहले वे अभी भी तांग किंगडम की अपव्यय को निराश कर रहे थे, केवल चेहरे की परियोजनाएं कर रहे थे और उनकी कोई सैन्य ताकत नहीं थी। लेकिन अब इसे देखते हुए तांग किंगडम की लड़ाकू शक्ति बस भयानक है और यह पहले से ही दुनिया को नष्ट करने की क्षमता है। यदि दूसरी पार्टी इस विश्व आइटम का उपयोग करती है तो दुनिया के कितने देश विरोध कर सकते हैं? मुझे डर है कि भले ही तांग राजवंश दुनिया पर हावी हो, यह मुश्किल नहीं होगा। इस समय उन्हें तांग साम्राज्य का गहरा डर था जो प्रकृति से आया था और इस दुनिया को नष्ट करने वाले पवित्र पर्वत से उत्पीड़न की भावना। आखिरकार यह विश्व विनाशकारी पवित्र पर्वत बहुत भयानक था। अकेले दूसरे पक्ष का आकार अनगिनत आत्माओं को निराशा करने के लिए पर्याप्त है। ईमानदार होने के लिए जब पिता को इस बारे में पता चला ताकि तांग साम्राज्य द्वारा दोषी ठहराए जाने से बचने के लिए उसने जल्द से जल्द राजधानी छोड़ दी। उसने बस राजधानी में अपना स्टैंड इन रखा और खुद को अंधेरे में छिपा दिया ताकि उसे नष्ट करने के लिए तांग साम्राज्य द्वारा बुलाया न जाए। वर्ल्ड गॉड माउंटेन को एक पल में मार दिया जाएगा और इस तरह खजाने का पूरा देश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तीसरे राजकुमार झाओ 997 फैंग ने एक गहरी आवाज में कहा। उन्होंने कहा कि खजाने के देश के स्वामी यानी उनके पिता इस खबर से राजधानी छोड़ने से डरते थे। आखिरकार जो होता है उससे डरो मत, बस 10,000 से डरें। यदि तांग गोजू एक चंचल है और दुनिया को नष्ट करने वाले पहाड़ को बुलाने के लिए राजधानी में भी आया तो क्या खजाने का देश पूरी तरह से ठंडा नहीं होगा? संक्षेप में 10,000 से डरो मत, बस जो होता है उससे डरें और सज्जन खतरे की दीवार के नीचे नहीं खड़े होंगे। इसलिए खजाने के देश का स्वामी अभी भी बेहद सतर्क है, लेकिन शायद आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय झाओ फैंग के शब्द बदल गए। सच बताने के लिए चूंकि लेई का देश नष्ट हो गया था, तांग गो 10 साल से शांति से है और अन्य देशों पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन सिर्फ अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मन की शांति के साथ विकसित किया है।
इसने हमें राहत की सांस ली, लेकिन हमारे संदेह भी यही है, अगर प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली बल है, तो जीत का पीछा क्यों न करें, कई विश्व विनाशकारी पहाड़ों को बुलाएं और एक-एक करके देशों को नष्ट कर दें। लेकिन उस तांग देश के भगवान ने ऐसा नहीं किया, उसने एक कम प्रोफाइल रखी जैसे कि उसके पास कोई विश्व प्रॉप्स नहीं था। इसलिए हमारे पास एक साहसिक अनुमान है, अर्थात तांग देश के कब्जे में दुनिया के प्रॉप्स का वास्तव में एक बड़ा साइड इफेक्ट है, या यह एक दोष है। मुझे डर है कि इस दुनिया की शक्ति का उपयोग करना इतना आसान नहीं है, इसलिए तांग गो ने 10 साल तक एक कम प्रोफाइल रखा। उद्धरण चिन्ह। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 79 तांग किंगडम, चांगन, समृद्ध राजधानी की विश्व प्रॉप्स। विश्व प्रॉप्स के साइड इफेक्ट्स। यह सुनकर हर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो इस दुनिया में काफी कुछ विश्व आइटम हैं, लेकिन प्रत्येक विश्व आइटम का उपयोग करने के लिए स्थितियां अलग-अलग हैं। और दुनिया की वस्तु जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, इसका उपयोग करने के लिए और अधिक गंभीर स्थितियां। इसी समय धारक की शक्ति जितनी मजबूत होगी, दुनिया की वस्तु की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। इसके विपरीत धारक की ताकत जितनी कमजोर होगी, दुनिया की वस्तु जितनी कम शक्ति होगी। यदि आप अपने से परे दुनिया की वस्तु की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपको जीवन की कीमत की आवश्यकता होगी। यह विश्व प्रॉप्स का दुष्प्रभाव है। यह कहा जा सकता है कि यदि यह एक विश्व आइटम है जो विनाश के दिव्य पहाड़ को बुला सकता है, तो इस दुनिया के आइटम का उपयोग करने के दुष्प्रभाव एक अकल्पनीय स्तर पर भयानक हैं और इसका उपयोग करना इतना आसान नहीं है। एक ही समय में हम एक चीज पर भी अनुमान लगा रहे हैं, अर्थात तांग देश की रहस्यमय विश्व आइटम। मुझे डर है कि इसका कूलंग समय है और इसका अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए पिछले 10 वर्षों में तांग गो ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। तीसरे राजकुमार झाओ फैंग ने कहा कि उनका अनुमान है एक कोल डाउन। यह संभव है, हर कोई इस बिंदु से भी सहमत है। विश्व आइटम जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतना ही अधिक प्रतिबंधित है। इन विश्व स्तरीय कौशल में से कुछ का उपयोग एक बार किया जाता है और मुझे डर है कि यह कुछ समय के लिए ठंडा हो जाएगा। कुछ समय बहुत कम होते हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ दिनों में शीतलन का समय समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बहुत लंबा है, कम से कम कई वर्षों के लिए ठंडा करने की आवश्यकता है, या दशकों से भी। एक विश्व आइटम हुआ करता था जो दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यह कहा जाता है कि इस दुनिया की वस्तु में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है। नतीजतन एक बार इसका उपयोग करने के बाद इसका उपयोग अब सैकड़ों वर्षों तक नहीं किया जा सकता है। इसी तरह की चीजें वास्तव में इस दुनिया में काफी सामान्य हैं। लेकिन यह सिर्फ अटकलें हैं। एक विशाल साम्राज्य के रूप में हम देश के विनाश को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं और दाने के निर्णय ले सकते हैं, इसलिए इस बार हमने साम्राज्य को दुनिया में तांग की यात्रा का रहस्य खोजने के लिए भेजा। तीसरे राजकुमार झाओ फैंग ने पूरी तरह से कहा। यह कहने के बाद वह रुक गया और जारी रखा, और मत भूलो, तांग देश के रहस्यमय विश्व आइटम के अलावा तांग देश ने एक बार चेन देश और गड़गड़ाहट के देश को नष्ट कर दिया और गुरुत्वाकर्षण की गेंद और गड़गड़ाहट के देवता को भी प्राप्त किया। हैमर में 2 विश्व आइटम हैं। यह कहा जा सकता है कि तांग गो में कम से कम 3 विश्व आइटम हैं, या इससे भी अधिक। उद्धरण चिन्ह। तो उसका चेहरा बहुत गंभीर था। 3 से अधिक विश्व आइटम। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सभी को थोड़ी देर के लिए दम घुट गया और उन्हें बहुत दबाव महसूस हुआ। एक विश्व आइटम लड़ाकू शक्ति के संतुलन को उलट सकता है। अब जब 3 विश्व आइटम हैं, तो यह कल्पना करना असंभव है कि तांग गो के पास कितना पावर है। इस समय वे वास्तव में तांग किंगडम की भयानक पृष्ठभूमि को महसूस करते थे। यह एक रेंगने वाले विशाल जानवर की तरह था। यह किसी भी समय जागता था और भारी क्षति का कारण बनता था। यहाँ तक कि खजाने का देश भी तांग की सेना का विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि तांग देश वास्तव में हमारे देश के खजाने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर उस रहस्यमय दुनिया की वस्तु का ठंडा समय समाप्त हो जाता है, तो हमारे देश को नष्ट करने का खतरा हो सकता है, न कि दर्जनों विश्व विनाशकारी पवित्र पहाड़ों का उल्लेख करने के लिए नीचे गिरने वाले पवित्र पर्वत, यहाँ तक कि एक पवित्र पर्वत भी। मुझे डर है कि यह हमारे अनगिनत को नष्ट कर सकता है। सेना। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि साम्राज्य ने हमें इस जगह पर भेजा। हालांकि तांग साम्राज्य ने अभी तक खजाने के देश पर आक्रमण नहीं किया है, हमें आगे की योजना बनानी चाहिए। ऐसा लगता है कि इन दिनों हमें तांग देश की सभी उपयोगी जानकारी के बारे में पूछताछ करनी होगी। जब तक हम तांग देश के रहस्यों को समझते हैं, तब तक हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत चर्चा हुई। वे अब अपनी जिम्मेदारी की बहुत सीमा महसूस करते हैं, लगभग भविष्य के देश के खजाने के जीवन और मृत्यु को प्रभावित करते हैं। यदि वे तांग देश के रहस्यों का पता नहीं लगा सकते हैं, तो खजाने के देश का भविष्य समाप्त हो सकता है। घंटों बाद स्काईबर्ड ने 6 या 7 घंटे तक उड़ान भरी, 20,000 किलोमीटर की दूरी पर, और अंत में तांग की राजधानी चांगन में पहुंचे। यह चांगन है। बड़ा। यह वास्तव में बहुत बड़ा है। हमारे खजाना देश की राजधानी से बड़ा है। इस शहर में शायद 100 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। तीसरा राजकुमार झाओ फैंग और अन्य आकाश से नीचे आए और वे उनके सामने चांगन सिटी को घूरते रहे। 10 साल के विकास के बाद इस समय चांगन 100 मिलियन से अधिक की आबादी वाला एक सुपर सिटी बन गया है। अनगिनत तांग लोग इस जगह पर रहते हैं, जो बेहद समृद्ध है। तांग राजवंश की समृद्धि के कारण इसने दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित किया है। यह कहा जा सकता है कि चांगन अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति का केंद्र बन गया है, और इसकी संस्कृति बेहद उज्जवल है। दर्जनों लाखों इमारतें एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध हैं और वे शानदार दिखते हैं। लोग इन उच्च वृद्धि वाली इमारतों के बगल में अतुलनीय रूप से छोटे हैं। सड़क पर विभिन्न ट्रक और सामान भी हैं। पैदल यात्री जल्दी में हैं। ऐसा लगता है कि हर किसी का समय बेहद कीमती है और दूसरों द्वारा एक सेकंड के लिए देरी नहीं होगी। यहाँ तक कि एक के बाद एक रेलवे चांगन से दिल के स्थान की तरह ही फैला है, और तांग देश किसी भी शहर के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। यदि कोई तांग राज्य पर उड़ सकता है, तो वे देखेंगे कि चांगन तांग राज्य का दिल था और यह एक परिवहन केंद्र भी था। इस जगह में कई रेलवे और हवाई अड्डे परिवर्तित हुए। मूल रूप से दैनिक यातायात लाखों से अधिक है, जो बेहद समृद्ध है। न केवल यहाँ एक बड़ी आबादी है, बल्कि बहुत सारे योद्धा, कांस्य योद्धा, सिल्वर वॉरियर्स, गोल्ड वॉरियर्स और यहाँ तक कि डायमंड वॉरियर्स भी हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई चकित था। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में भी हर कोई योद्धा नहीं बन सकता है, और उनमें से अधिकांश सिर्फ नश्वर हैं और वे पारगमन के मार्ग पर नहीं जा सकते। यदि आप एक कांस्य योद्धा बन सकते हैं, तो आप पहले से ही एक अच्छे गुरु हैं। यदि आप एक चांदी योद्धा या यहाँ तक कि एक सोने के योद्धा बन सकते हैं, तो आप एक मार्शल आर्ट्स हॉल नुओ खोल सकते हैं और यहाँ तक कि एक अधिकारी के रूप में सेना में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन चांगन सिटी में योद्धा हर जगह हैं और दायरे बहुत अधिक है। कम से कम सिल्वर वॉरियर्स और हीरे स्तरीय योद्धा हर जगह हैं। उन्हें और भी अधिक भयभीत कर दिया कि उन्होंने कभी कभी कुछ असाधारण योद्धाओं को देखा। ऐसा लगता है कि वर्तमान तांग साम्राज्य थंडर के मूल राज्य की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक मजबूत है। तांग देश में बहुत सारे योद्धा कैसे आते हैं? यह क्यों है? सच बताने के लिए, क्या तांग की राष्ट्रीय ताकत वास्तव में मजबूत है? इतने सारे योद्धाओं की खेती कैसे हुई? हाँ, प्रत्येक योद्धा बहुत सारा भोजन खाता है। मुझे डर है कि गरीब तांग राजवंश इतने सारे योद्धाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अगर हर जगह योद्धा हैं, तो तांग की युद्ध क्षमता कल्पना से अधिक भयानक है। हर कोई हैरान था। चांगन सिटी की समृद्धि से वे तुरंत हैरान थे। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 80 गॉड राइस एक चट्टान के रूप में बढ़ा है। कुछ दिनों के बाद तीसरे राजकुमार झाओ फैंग और अन्य लोगों ने भी चांगन सिटी का दौरा किया और यह माना जाता था कि उन्हें चांगन सिटी की सामान्य समझ थी। उनकी शाही महारानी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तांग साम्राज्य में बहुत सारे योद्धा क्यों हैं और वे एक के बाद एक उभर रहे हैं। इसका कारण भगवान की वजह है। पुरुषों में से एक ने गहरी आवाज में कहा, यह कहते हुए कि उन्होंने इन दिनों प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया था। गॉड राइस क्या है? झाओ फैंग बेहद हैरान था। यह कहा जाता है कि यह प्राचीन देवताओं द्वारा सर्वोत्तम चावल का एक दाना है। चावल का एक अनाज कम से कम 4 या 5 लोगों की मात्रा के बराबर है। यह बहुत विशाल है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। चावल का एक अनाज एक परिवार के लिए कई दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त है। अधीनस्थ ने समझाया, यह देवताओं के अस्तित्व के कारण है कि उन योद्धाओं के भोजन के साथ कोई समस्या नहीं है। जब तक वे देवताओं को निगलते हैं, उनकी खेती तेजी से बढ़ सकती है। इसी समय बड़ी संख्या में देवताओं के अस्तित्व के कारण पूरे तांग राजवंश को प्रभावित किया गया है। कोई अकाल नहीं होगा और हर कोई खाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। बस मजाक करते हुए, ठीक है, चावल का एक दाना वास्तव में एक इंसान से बड़ा है, जो एक मजाक है। यह सच है, मैंने अपनी आंखों से इस तरह के दिव्य चावल को देखा है। यह अफसोस की बात है कि इन देवताओं को राज्य द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है और वे आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ तक कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उन्हें नहीं खरीद सकते। यह सामान्य है। यदि यह मैं था तो भगवान के लिए इसे बेचना असंभव होगा, इसलिए खजाना स्वाभाविक रूप से मेरे हाथों में होगा और 997 दूसरों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। क्या यह सच है कि प्राचीन देवता हैं? क्या ये चावल अनाज देवताओं द्वारा उपहार में दिए गए हैं? असंभव, बकवास बात करना बंद करो। इस दुनिया में देवता कैसे हो सकते हैं? मुझे डर है कि यह एक विशेष विश्व आइटम का प्रभाव है जो चावल का इतना बड़ा अनाज बना सकता है। अगर यह मामला है तो तांग गो वास्तव में बहुत भयानक है। छिपी हुई दुनिया की वस्तुओं की संख्या शायद हम कल्पना से कहीं अधिक है। स्पष्ट रूप से इतनी मजबूत ताकत है पृष्ठभूमि के साथ मिलकर, लेकिन वह इसे 10 साल तक सहन नहीं कर सका। मुझे डर है कि इस तांग देश में एक गहरी योजना और दूरदर्शिता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तांग देश को एक कम प्रोफाइल रखना चाहिए। जब तांग देश ने पर्याप्त शक्ति जमा की है तो यह तुरंत खजाने के देश पर हमला करेगा, आसपास के देशों को पूरी तरह से हरा देगा और अंतहीन भूमि पर कब्जा कर लेगा। हर कोई बात कर रहा था और चकित था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में चावल का इतना बड़ा अनाज कभी नहीं देखा है। बस चावल का एक भी अनाज एक व्यक्ति द्वारा 4 या 5 गुना बड़ा है। भले ही यह मामला बताया गया हो, कुछ लोग इस पर विश्वास करेंगे, लेकिन जितना अधिक उतना ही उन्हें लगा कि तांग की योजनाएं गहरा थीं। हालांकि उसके पास ऐसी क्षमता है, लेकिन वह बेहद कम महत्वपूर्ण है। यदि वह महत्वाकांक्षी नहीं है तो वह तांग गो के व्यवहार को बिल्कुल नहीं समझा सकता है। बिना किसी महत्वाकांक्षा के यह सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। आखिरकार उनके दिलों की तुलना उनके दिलों से करते हुए अगर वे तांग साम्राज्य की विरासत और ताकत भी रखते हैं तो मुझे डर है कि वे अन्य देशों पर आक्रमण करने के आग्रह का विरोध नहीं कर पाएंगे। उस मामले में तांग किंगडम वास्तव में बहुत खतरनाक है। हमें तांग किंगडम को विकसित करने के लिए जारी रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें तांग किंगडम के विकास को दबाने का एक तरीका खोजना होगा या टंग किंगडम को ढहने के लिए हराने का एक तरीका खोजना होगा ताकि दूसरा पक्ष अब मेरे खजाने के साथ योग्य न हो। देश दुनिया के आधिपत्य के लिए लड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। तीसरा राजकुमार झाओ फैंग जानलेवा था। लेकिन आपकी महारानी, हम कुछ समय के लिए तांग किंगडम का विवरण नहीं जानते हैं और हम नहीं जानते कि तांग किंगडम के पास किस तरह के विश्व आइटम हैं। अगर हम एक क्षण को दांग से लेते हैं तो हम बुरी किस्मत में हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब तांग गो के लिए कुछ करने का अच्छा समय नहीं है। आखिरकार तांग गो बहुत रहस्यमय है। दूसरी पार्टी के पास कितनी दुनिया के पास है और दुनिया की वस्तुओं की किस तरह की विशेष क्षमताएं हैं, वे अब बहुत स्पष्ट नहीं है। यदि वह एक दाने की चाल करता तो वह शायद गड़गड़ाहट की भूमि के नक्शे कदम पर चलते। चिंता मत करो, मैं स्वाभाविक रूप से तांग पर हमला करने के लिए इतना बेवकूफ नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्य देशों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और तांग पर हमला नहीं कर सकते हैं। तीसरे राजकुमार झाओ फैंग की आंखों ने क्रूरता का एक निशान दिखाया। आपका क्या मतलब है, आपकी महारानी? सभी ने झाओ फैंग को संदेह से देखा। हम दिग्गजों के राज्य की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं ताकि उन्हें तांग के राज्य से निपटने, तांग के राज्य की पृष्ठभूमि का परीक्षण कर सकें और फिर हमें तांग के राज्य के विवरण का पता लगाने के लिए सुविधा प्रदान कर सकें। तीसरे राजकुमार झाओ फैंग ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि उसकी योजना यानी भेड़िया को दूर करने के लिए दिग्गजों का राज्य। जैसे ही ये शब्द सामने आए सभी बड़क को अचंभित कर दिया गया। सच कहूं तो दिग्गजों का राज्य सरल नहीं है। हालांकि पृष्ठभूमि के संदर्भ में दिग्गजों का राज्य खजाने के राज्य का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन लड़ाकू शक्ति के संदर्भ में दिग्गजों का राज्य निश्चित रूप से खजाने के राज्य से भी बदतर नहीं होगा। यह एक शक्तिशाली देश है कि यहाँ तक कि खजाने का साम्राज्य भी बेहद डरता है और यह एक ऐसा देश है जिसे थंडर के पूर्व राज्य ने भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की थी। इसका कारण यह है कि यह इतना भयानक है क्योंकि दिग्गजों के राज्य के निवासी मूल रूप से दिग्गज हैं। कम से कम 10 मीटर लंबा, 10 मीटर ऊंचा विशाल दर्जनों या सैकड़ों को मार सकता है। इसके अलावा दिग्गजों के राज्य के निवासियों की संख्या अरबों से अधिक हो गई है और लगभग पूरा देश एक सैनिक है। लेकिन दिग्गजों का राज्य बहुत क्रूर है और वे मेरे खजाने के राज्य से डरते नहीं हैं। मुझे डर है कि वे इतनी आसानी से मेरी बात नहीं सुनेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि दिग्गजों के राज्य का उपयोग करना इतना सरल नहीं है। हाँ, चिंता मत करो, यह मामला आसान है। झाओ फैंग थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि दिग्गजों का राज्य शक्तिशाली है, हर कोई एक विशाल 10 मीटर लंबा है, लेकिन उनके पास एक बड़ा नुकसान है, अर्थात देश में भोजन का अभाव है। सही, हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अपने सिर को सिर हिला सकता है। यह भी दिग्गजों के राज्य का सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि एक विशालकाय बहुत अधिक भोजन खाता है, जो सैकड़ों लोगों के राशन के बराबर है। इसके अलावा दिग्गजों के देश की आबादी अरबों से अधिक है। यह कहना है कि किसी देश की आबादी के लिए आवश्यक भोजन सैकड़ों अरबों की आबादी वाले देश के भोजन के बराबर है। कोई भी दिग्गजों के राज्य की परेशानियों की कल्पना कर सकता है, अर्थात देश अक्सर भोजन से कम होता है और लोग समय समय पर मौत के लिए भूखे रहेंगे और सबसे खराब स्थिति में ऐसे बच्चे भी होंगे जो अपना भोजन बदलते हैं। एक शब्द में, अपने ही देश में भोजन की कमी को कम करने के लिए दिग्गजों का देश अक्सर अन्य देशों के भोजन, अक्सर युद्धों को छेड़ता है और यहाँ तक कि खजाने के देश को भी दिग्गजों के देश द्वारा लूट लिया गया है। और दिग्गजों के राज्य के शक्तिशाली बल के साथ वे कई बार सफल हुए हैं। लगभग सभी देशों ने बोलने की हिम्मत नहीं की है, वे केवल चुपचाप सहन कर सकते हैं और वे बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन तांग देश अलग है। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण बात भोजन है और यह एक अनोखा पौधा है। उद्धरण चिन्ह। झाओ फैंग की आंखों ने एक ठंडी रोशनी दिखाई। ध्यान से सोचें, अगर दिग्गजों के देश में दिग्गज इस खबर के बारे में जानते थे तो यह जानते हुए कि यह संयंत्र विशालकाय देश में भोजन के संकट को बचाने में सक्षम हो सकता है, वे अभी भी कैसे बैठ सकते हैं।
अभी भी बैठ नहीं सकते, निश्चित रूप से अभी भी बैठ नहीं सकते। भीड़ ने तुरंत कहा, सच कहूं तो अगर वे विशाल राज्य के राजा थे तो वे निश्चित रूप से अभी भी बैठने में सक्षम नहीं होंगे। यहाँ तक कि अगर वे जानते थे कि यह एक जाल था तब भी वे नीचे कूदने का विरोध करने में असमर्थ होंगे। यह एक साजिश थी। आखिरकार विशालकाय देश में सबसे बड़ा संकट खाद्य संकट है। यदि वे भोजन संकट को बचाने का एक तरीका खोज सकते हैं तो मुझे डर है कि वे किसी भी कीमत का भुगतान करने को तैयार हैं। तो हमें बस समाचार फैलाने और टाइगर की लड़ाई देखने की जरूरत है। तीसरा राजकुमार झाओ फैंग थोड़ा मुस्कुराया जो उसके हाथ में जीजू की उपस्थिति दिखा रहा था। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 81 विशाल किंगडम के विश्व आइटम आवर्धक कांच। इस समय विशालकाय शहर विशाल राज्य की राजधानी। पूरे शहर में जीव मूल रूप से 10 मीटर ऊंचे दिग्गज हैं। साधारण मनुष्यों की तुलना में वे इतने बड़े हैं कि वे मौत के लिए भयावह हैं। अकेले ऊंचाई सामान्य शहर की दीवारों की ऊंचाई के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त है। इन दिग्गजों को अन्य मनुष्यों पर भारी फायदा है। इसलिए जब इन भयानक दिग्गजों ने भेजना शुरू कर दिया तो यह शरद ऋतु की हवा की तरह था और जहां भी वे गए वे सभी हवा में नीचे देखते थे और ऐसा कोई देश नहीं था जो विशालकाय सेना का विरोध कर सके। यह इस वजह से है कि विशाल राज्य द्वारा कब्जा करने वाला क्षेत्रीय क्षेत्र भी तांग साम्राज्य की तुलना में कई गुना अधिक है। हालांकि उनकी आबादी मारे गए हैं लेकिन उनकी लड़ाकू शक्ति बेहद भयानक है। इस समय महल में 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई के साथ एक सफेद दाढ़ी वाली विशाल सिंहासन पर बैठी थी, मुकुट पहने हुए और एक सम्राट की आभा को बाहर निकाल रहा था जो क्रोधित और शक्तिशाली नहीं था। जाहिर है यह सफेद दाढ़ी वाली विशाल एक असाधारण मार्शल कलाकार है जो बेहद शक्तिशाली है। वह विशालकाय राजा है। अपनी महिमा को रिपोर्ट करते हुए खबर है कि दक्षिण में तांग देश में एक प्रकार का दिव्य चावल दिखाई दिया है और दिव्य चावल का प्रत्येक अनाज एक साधारण मानव शरीर के आकार से 4 या 5 गुना है। एक विशाल योद्धा ने कहा, उसके चेहरे पर एक उत्साहित नजर के साथ। हाँ, एक विश्वसनीय खबर है कि इस तरह के दिव्य चावल बहुत प्रचुर मात्रा में है। यह एक पर्वत श्रृंखला की तरह है, एक पहाड़ की तरह ढेर किया जाता है। अगर हम यह सब पकड़ते हैं तो यह हमारे लिए कई वर्षों तक खाने के लिए पर्याप्त होगा। एक और विशाल योद्धा भी बहुत उत्साहित है। सच कहूं तो हालांकि वे शक्तिशाली हैं और सामान्य मनुष्यों को पार कर रहे हैं, वे अभी भी आखिरकार जीवन हैं और उन्हें भी खाने की जरूरत है। समस्या यह है कि उनके भोजन का सेवन बहुत बड़ा है और एक भोजन की मात्रा दर्जनों या सैकड़ों मनुष्यों के बराबर है जिससे उनके भोजन की कमी होती है। हर साल लोग विशालकाय देश में मौत के लिए भूखे रहते हैं। अधिकांश दिग्गजों के पास पूरे वर्ष खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह उन्हें भोजन लूटने के लिए बेहद उत्सुक बनाता है। यह अफसोस की बात है कि दिग्गजों का राज्य भी इस विशाल भूमि पर अजेय नहीं है। थंडर के पूर्व राज्य, खजाने और अन्य देशों के राज्य ने उन्हें दर्दनाक सबक सिखाया है। इसलिए वे केवल इस क्षेत्र में फंस सकते हैं। नहीं, यह बात नहीं है। मुद्दा यह है कि चूंकि इस तरह की अभिव्यक्ति इतनी जादुई है, अगर हम इन देवताओं के बीच प्राप्त कर सकते हैं तो शायद हम एक ही भोजन विकसित कर सकते हैं और फिर हम विशालकाय देश में भूख की समस्या को पूरी तरह से हल कर सकते हैं। हर कोई पर्याप्त खा सकता है। एक विशाल योद्धा ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। अच्छी तरह से खाने के लिए अनगिनत दिग्गजों का आम सपना है। कभी कभी देश को केवल भोजन प्रदान करने की आवश्यकता होती है और अनगिनत भूखे दिग्गज देश के लिए काम करने के लिए अग्रिम पंक्ति में जा सकते हैं। अन्य देशों में कभी कभार विशाल योद्धा भी होते हैं। वे विशालकाय देश छोड़ते हैं और भोजन करने की उम्मीद करते हुए अन्य देशों में जाते हैं। एक शब्द में, भूख वर्तमान में विशालकाय देश की सबसे बड़ी समस्या है जो इसे हल कर सकता है। फिर विशालकाय देश के लिए यह युगों के ऋषियों है और उन्हें अतुलनीय रूप से बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा। लेकिन इस तरह का भगवान कैसे दिखाई दिया और यह पहले से अनसुना क्यों है? यह कहा जाता है कि तांग राजवंश में प्राचीन देवताओं की सुरक्षा है और यह अनुमान लगाया जाता है कि यह देवताओं द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे शेलाई कहा जाता है। यह एक गोज है जहां इस दुनिया में कोई प्राचीन ईश्वर है। अगर यह एक ईश्वर है तो हमारा राजा वास्तविक ईश्वर है, दिग्गजों का देवता है। यह सही है। मेरे अनुमान के अनुसार शायद एक विशेष विश्व आइटम ने इन देवताओं को बनाया, इसलिए बहुत सारे विशाल चावल अनाज हैं। हाँ, यह कहना है अगर हम तांग साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं तो क्या हम इस विश्व आइटम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो अनगिनत अनाज बना सकता है? फिर हमारा विशाल राज्य जारी किया जाएगा। महामहिम, फिर हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम तुरंत सैनिकों को तांग साम्राज्य में भेजते हैं, पूरी तरह से तांग साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं और दुनिया के प्रॉप्स को छीन लेते हैं। कई विशाल योद्धा चिल्लाने लगे, बेहद उत्साहित। उन्होंने विशाल राज्य की वर्तमान भविष्यवाणी को हल करने का एक तरीका देखा और वे सभी अपने खून को उबालते थे। सभी को चिंता मत करो, यह तांग देश सरल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि तांग देश के स्वामी ने एक पत्थर पर्वत को बुलाया जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया और तुरंत थंडर देश के भगवान और लाखों सैनिकों को मार दिया। यह कहा जा सकता है कि इस तांग देश ने एक शक्तिशाली टुकड़े में महारत हासिल की है जो उल्कापिंडों को बुला सकता है। विश्व प्रॉप्स, अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमारे दिग्गजों का देश कैप्साइज हो सकता है। विशाल योद्धा अभी भी बहुत शांत हैं। आखिरकार थंडर के राज्य ने उन्हें बेहद मुश्किल महसूस कराया और यहाँ तक कि विशालकाय सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन थंडर के इस तरह के एक शक्तिशाली राज्य को तांग साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया। उन्हें भी सावधान रहना पड़ा। यदि वे सावधान नहीं हैं तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। A0 फॉर फ्लावर्स 0.0। न सोचें कि वे अपने आकार के कारण मूर्ख हैं, वास्तव में वे किसी भी इंसान की तुलना में अधिक विश्वासघाती हैं। यह सिर्फ एक पत्थर का पर्वत है जो दुनिया को नष्ट कर देता है, यह कुछ भी नहीं है। यह सच है, अन्य शिशन से डरते हैं लेकिन हमारा विशालकाय देश डरता नहीं है। महामहिम की दुनिया के प्रॉप्स के साथ तांग गो बिल्कुल भी नहीं डरता है। भले ही तांग गो ने थंडर के राज्य से थोर का हथौड़ा प्राप्त किया हो, लेकिन थोर के हथौड़े को उसके मालिक को पहचानने के लिए यह इतना सरल होगा। यह अनुमान है कि तांग साम्राज्य में कोई भी थोर के हथौड़े में महारत हासिल नहीं कर सकता है। यह सही है, यह हमारा महान अवसर है। अगर हम इस गांव को याद करते हैं तो हमारे पास यह स्टोन नहीं होगा। कई विशाल योद्धा चिल्लाए, तांग से डरते नहीं। आखिरकार उनके विशालकाय देश में शक्तिशाली विश्व प्रॉप्स भी हैं, जो एक कारण है कि विशालकाय देश इस क्षेत्र में खड़ा हो सकता है और शीर्ष बिजली देश बन सकता है। क्या यह तांग देश का रहस्यमय दुनिया है? इस समय विशालकाय राज्य के स्वामी सिंहासन पर बैठे, उसकी आंखों ने ठंड का संकेत दिखाया। सच कहूं तो वह तथाकथित प्राचीन देवताओं में विश्वास नहीं करता था। यह किसी तरह की विश्व प्रॉप की शक्ति होनी चाहिए। वास्तव में दुनिया के प्रॉप्स में महारत हासिल करने वाला मानव देवताओं से बहुत अलग नहीं है, और ऐसा ही है। मुझे 300 या 400 साल पहले याद है, वास्तव में वह सिर्फ एक साधारण इंसान था और उसका आकार लगभग एक साधारण मानव के समान था और उस समय कोई दिग्गज नहीं थे। लेकिन एक दिन उन्हें अचानक एक शक्तिशाली विश्व आइटम मिला जिसे एक आवर्धक कांच कहा जाता है। इस दर्पण में एक अतुलनीय जादुई शक्ति है। जब तक आप इसे देखते हैं यह सभी वस्तुओं के आकार को बढ़ा सकता है और साथ ही यह सभी वस्तुओं के आकार को कम कर सकता है। यह कहना है, भले ही यह एक बड़ा पर्वत है, इसे तुरंत एक फोटो लेकर हथेली के आकार तक कम किया जा सकता है।
दूसरे शब्दों में, यदि यह एक साधारण इंसान है तो इसे इस दर्पण द्वारा देखा जाने पर एक सुपर दिग्गज बनने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से विशालकाय राज्य के दिग्गज दिखाई दिए। विशालकाय राज्य के स्वामी ने एक आवर्धक कांच का आयोजन किया और एक सामान्य मानव के आकार को 10 बार से अधिक समय तक बढ़ाया, जिससे दिग्गजों की एक मजबूत सेना बन गई जो अजेय थे। दिग्गजों की शक्तिशाली सेना के साथ विशालकाय देश के स्वामी सैकड़ों देशों के माध्यम से बह गए और अंत में इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए भयावह विशाल देश की स्थापना की। प्रतिभा। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 82 विशालकाय देश के छिपे हुए खतरे। विशाल सेना ने तांग देश पर हमला किया और दुनिया की शक्ति प्रोब मैग्नीफाइंग ग्लास लगभग स्थायी है। एक बार दुनिया का उपयोग करने के बाद यह ऑब्जेक्ट को स्थायी रूप से बढ़ा या कम कर देगा। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं जब तक कि आप फिर से आवर्धक कांच की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। यह इस वजह से है कि अनगिनत दिग्गजों को विशाल देश के भगवान की दुनिया की शक्ति के माध्यम से बनाया गया है और ये दिग्गज और दिग्गजों द्वारा पैदा हुए बच्चे भी दिग्गज बन गए हैं। तब से इस दुनिया में विशाल जाति की उपस्थिति है। यह कहा जा सकता है कि यह विश्व प्रॉप्स की भयानक शक्ति है जो वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है, दुनिया के संतुलन को विकृत कर सकती है और सामान्य ज्ञान अनुभूति के खिलाफ जा सकती है, जिसे किसी भी शब्द द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। बेशक विशालकाय देश के भगवान की ताकत की कमी के कारण वह केवल वस्तु की मात्रा को लगभग 10 गुना बढ़ा सकता है और वस्तु की मात्रा को 10 बार कम कर सकता है, जो उसकी क्षमता की सीमा है। 997। यदि उसकी ताकत काफी मजबूत है तो 100 बार 1000 बार प्राणी के आकार को बढ़ाना यह बस अजेय है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत नहीं है, इसलिए वह मैग्नीफाइंग ग्लास की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इस विश्व आइटम की शक्ति अनगिनत प्राणियों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। उन देशों के लिए जिन्होंने विशालकाय देश का विरोध करने की हिम्मत की, विशालकाय देश भगवान ने एक दर्पण के साथ इस पर एक हल्की नजर डाली और तुरंत दुश्मन की सेना को एक चींटी के आकार में कम कर दिया और फिर दिग्गजों द्वारा मौत के घाट उतार दिया और आसानी से हरा दिया। यदि आप इस दर्पण के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आप केवल दूर से लड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब थंडर के राज्य के स्वामी ने थोर के हथौड़े का इस्तेमाल किया तो उन्होंने दिग्गजों के राज्य को सिर पर नहीं किया और हजारों गड़गड़ाहट के साथ आकाश से गिरते हुए दूर से सीधे हमला किया। इन थंडरबोल्ट्स की शक्ति के साथ मुझे नहीं पता कि कितने दिग्गज मारे गए थे, लेकिन दिग्गज सभी गरज के देश के भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए दिग्गजों का देश केवल शर्मिंदगी में भाग सकता था। यह इस वजह से है कि विशाल राज्य की लड़ाकू शक्ति अजेय नहीं है। विश्व प्रॉप्स और वर्ल्ड प्रॉप्स के बीच पारस्परिक संयम भी है, लेकिन फिर भी इस दर्पण के साथ यह विशालकाय राज्य के राजा को एक हेगोन बनने और असीम क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त है। मेरे भगवान, यह एक बार का जीवन भर का अवसर है। एक विशाल जनरल ने तुरंत उत्साह से कहा। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, हालांकि तांग गो ने थंडर के देश को नष्ट करने के लिए एक रहस्यमय विश्व आइटम का उपयोग किया, उन्होंने विश्व आइटम थोर के हथौड़े को प्राप्त किया। लेकिन वर्षों से उन्होंने थोर के हथौड़े का उपयोग करते हुए कभी किसी को नहीं देखा, जिसका अर्थ है कि तांग साम्राज्य में कोई भी थोर के हथौड़े को नहीं पहचान सकता है और वे थोर के हथौड़ा की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह सही है, यहाँ तक कि चेन स्टेट से प्राप्त गुरुत्वाकर्षण ऑर्ब का उपयोग कभी भी तांग राज्य से किसी के द्वारा नहीं किया गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दुनिया की वस्तु का उपयोग दूसरे पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। यह कहना है, तांग देश के पास अब हमारे विशालकाय देश के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए। अगर हम अभी कार्रवाई करते हैं तो कम से कम हमारे पास जीतने का 70-80% मौका है। अगर वे पूरी तरह से थोर के हथौड़ा और ग्रेविटी बॉल में महारत हासिल करते हैं तो हमारे पास शायद एक और मौका नहीं होगा, इसलिए हमें इसे याद नहीं करना चाहिए। तांग पर हमला करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए एक विशालकाय खड़ा था। वास्तव में भले ही आपको विश्व आइटम मिलता है, आप इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आखिरकार आपको अभी भी मालिक को स्वचालित रूप से पहचानने और दुनिया की वस्तु की मान्यता प्राप्त करने के लिए स्वचालित रूप से पहचानने के लिए विश्व आइटम की आवश्यकता है, इससे पहले कि आप दुनिया की शक्ति का उपयोग कर सकें। उदाहरण के लिए, थोर के हथौड़े को लें। कुछ देशों ने सैकड़ों वर्षों से थोर के हथौड़े का अधिग्रहण किया है और वे नहीं जानते कि कितने लोगों ने इस विश्व आइटम का उपयोग करने की कोशिश की है। दुर्भाग्य से किसी को भी इसकी मंजूरी नहीं मिली है। केवल गरज के राज्य के स्वामी की उपस्थिति ने थोर के हथौड़े को प्रभु को पहचान लिया। यह कहा जा सकता है कि थंडर गॉड के अंतिम मालिक के बाद से कम 1000 साल हो गए हैं। इसलिए यदि एक शक्तिशाली दुनिया आइटम एक नया मालिक ढूंढना चाहता है तो वास्तव में सैकड़ों या हजारों वर्षों की प्रतीक्षा करना एक सामान्य बात है। यह इस वजह से है कि भले ही कुछ देशों को बहुत सारी विश्व वस्तुएं मिलें, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये विश्व आइटम वास्तव में कचरे से बहुत अलग नहीं है। अच्छा, इस समय विशाल राज्य का स्वामी खड़ा था और एक भयानक आभा उसके शरीर से भड़क गई। यह असाधारण योद्धा की शक्तिशाली ताकत के कारण था, जो खगोलीय घटना को बदलने के लिए पर्याप्त था। साधारण असाधारण योद्धा पहले से ही काफी मजबूत हैं और अब एक विशाल स्तर के असाधारण योद्धा के रूप में उनकी ताकत और भी अधिक भयानक है। विशालकाय देश के स्वामी के पास सबसे मजबूत असाधारण योद्धा का शीर्षक है और साधारण असाधारण योद्धा अपनी तलवार नहीं ले सकते। चूंकि हम तांग साम्राज्य को नष्ट करने जा रहे हैं तो हम इतने क्षुद्र नहीं हो सकते हैं और हमें एक में स्थिति तय करना होगा ताकि जंग साम्राज्य के पास घूमने के लिए कोई जगह न हो और उनके पास भागने का मौका भी नहीं होगा। विशालकाय देश का स्वामी जानलेवा था। मैंने अपना आदेश दिया कि वे अपने घोंसले से बाहर आने दें और जल्द ही तांग देश की सीमा पर पहुंचे। इस बार मैं लूटने जा रहा हूं, लेकिन देश को नष्ट करने के लिए। उसने अपना मन पूरी तरह से बनाया। सच कहूं तो अगर दिग्गजों का राज्य इस तरह से जारी है तो यह वास्तव में मरना निश्चित है, क्योंकि दिग्गज जीने और खाने में बहुत सक्षम है। समस्या यह है कि इस भूमि में भोजन सीमित है और वे केवल दिग्गजों द्वारा खराब होने के लिए सहन नहीं कर सकते हैं। यदि यह जारी रहता है तो पूरा विशालकाय देश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भोजन नहीं है और यहाँ तक कि भोजन के लिए लोग एक दूसरे को मार देंगे और नेजियांग में मर जाएंगे। वास्तव में यह भी आवर्धक कांच का एक दुष्प्रभाव है। यदि इस शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह अकल्पनीय आपदाओं का कारण भी होगा। अब छिपा हुआ खतरा विशालकाय देश में दिखाई दिया है, इसलिए विशालकाय देश का स्वामी वास्तव में इस बारे में बहुत स्पष्ट है। हालांकि अगर तांग गो के पास वास्तव में एक विश्व आइटम है जो बहुत सारे भोजन का उत्पादन कर सकता है, तो भले ही विशालकाय देश अधिकांश दिग्गजों को मरने की कीमत चुकाता है, लेकिन इसे इस दुनिया के आइटम को हड़पना होगा। एक बार जब आप इस विश्व आइटम को प्राप्त कर लेते हैं तो विशालकाय देश को अब खतरे का खतरा नहीं होगा और यह इस भूमि पर व्यापक रूप से विस्तार कर सकता है और इस भूमि पर एक अद्वितीय विशाल साम्राज्य बन सकता है। इसलिए यह लड़ाई वास्तव में राष्ट्रीय नियति की लड़ाई है। यदि यह सफल हो जाता है तो विशाल राज्य भविष्य की भूमि का हेजमोन होगा। यदि यह 3.0 खो देता है तो यह बिना कहे चला जाता है कि दिग्गज इतिहास बन जाएंगे। संक्षेप में, उसे अब यह दांव लगाना चाहिए, जबकि विशालकाय देश अभी भी मजबूत है। यदि दांव लगाने से पहले विशालकाय देश पूरी तरह से कमजोर हो जाता है तो बहुत देर हो जाएगी। वह एक अत्यंत साहसी व्यक्ति भी है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दांव लगाया, विशालकाय देश के राष्ट्रीय भाग्य पर दांव लगाया। हाँ, आपकी महिमा। तांग देश में जाओ और भोजन पकड़ो।
तांग देश की भावना हमारे देश दिग्गजों से संबंधित होनी चाहिए। जो कोई भी ब्लॉक करने की हिम्मत करता है वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हमारा विशालकाय देश एक अजेय साम्राज्य होना चाहिए, कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। कई विशाल योद्धा गर्जना करते थे और बेहद उत्साहित थे। उनके लिए दक्षिण में लूट में जाना बस एक भव्य बोझ था और हर कोई आखिरकार अपना भरने में सक्षम था। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 83 बुरे कामस के साथ विशालकाय देश प्राचीन देवताओं से कार्रवाई करने के लिए कहें। इस समय तांग राजवंश की राजधानी चांगन। इस समय तांग साम्राज्य के भगवान लीजियो और अन्य पहले से ही जानते थे कि विशाल राज्य तांग साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। आखिरकार इस क्षेत्र में अधिपति के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज के बारे में जानना स्वाभाविक रूप से असंभव नहीं था। इसके अलावा दिग्गजों का राज्य अक्सर अन्य देशों को जलता है, मारता है और लूटता है, जो हमेशा अन्य देशों के लिए एक गंभीर परेशानी रही है। इसलिए तांग राज्य स्वाभाविक रूप से हर समय दिग्गजों के राज्य की गतिशीलता की निगरानी करता है। एक बार जब विशालकाय देश के कार्यों की खोज की गई थी तो जासूस तुरंत लापता बग के माध्यम से समाचार की रिपोर्ट करेंगे। मूल रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, वे तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं। महामहिम, इस बार दिग्गज अच्छे नहीं हैं। उन्होंने वास्तव में दसियों लाखों विशाल योद्धाओं को आने के लिए भेजा, लगभग उनके घोंसले से बाहर। एक मंत्री का चेहरा बहुत गंभीर था। यदि दिग्गजों का राज्य सिर्फ लूटना चाहता था तो वे निश्चित रूप से इतने सारे विशाल योद्धाओं को हमला करने के लिए नहीं भेजेंगे और वे कभी भी दिग्गजों के राज्य के स्वामी को व्यक्तिगत रूप से उन्हें भेजने नहीं देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विशाल राज्य ने पहले ही तांग साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प कर लिया है और यह लड़ाई अपरिहार्य है। महामहिम, हालांकि हमारे तांग साम्राज्य की राष्ट्रीय ताकत बहुत बढ़ गई है। दिग्गजों का राज्य एक 10 साल पुराना साम्राज्य है। लगभग सभी दिग्गज 10 मीटर ऊंचे हैं। लड़ाकू शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। अगर हम एक दूसरे का सामना करते हैं तो मुझे डर है कि हम एक पल में मारे जाएंगे। हराना, एक अन्य मंत्री ने चिंतित होकर कहा। सच कहूं तो इस भूमि पर लगभग कोई सेना नहीं है जो विशालकाय सेना के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, क्योंकि 10 मीटर ऊंचा विशाल आसानी से सैकड़ों लोगों की एक कुलीन सेना को हरा सकता है। लाखों विशाल योद्धाओं ने एक साथ भाग लिया और मुझे डर है कि कोई भी सेना विरोध नहीं कर सकती है। एकमात्र शक्ति जो इन विशालकाय दिग्गजों का विरोध कर सकती है वह है विश्व आइटम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर तांग की सेना वास्तव में भेज दी जाती है तो उन्हें केवल टुकड़ों में पीटा जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तांग के सैनिक पर्याप्त बहादुर नहीं है, यह ताकत में सिर्फ एक शुद्ध अंतर है। चिंता न करें, हमारी सेना विशालकाय देश के सिर पर नहीं लड़ेंगी और उन लापरवाह पुरुषों का सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह हमारे तांग देश के लिए एक शानदार अवसर है घोंसले से बाहर जाने की हिम्मत करने के लिए। यह आत्मपराजय नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक में फिसलने वाले विशाल देश को नष्ट करने का अवसर है। लीजियो हंसते हुए, उसकी आंखें उत्साह के साथ चमक रही थीं। सच्चाई बताने के लिए तांग गो 10 साल से चुप है। इसका उद्देश्य यह है कि वह मन की शांति के साथ आबादी और क्षेत्र को बचाना है और तांग गो की बुनियादी संरचना को पूरी तरह से ठोस बनाना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, फिर भी उसे अन्य देशों के क्षेत्रों और आबादी को अनेक्स करने की भूख है। तांग देश के लिए अपने देश के छोटे क्षेत्र को नापसंद करना असंभव है। वह बस चाहता है कि आकाश के अंत तक तांग देश का विस्तार करना जारी रखें। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। बेशक आपको विशालकाय देश के खतरे के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हम देवताओं द्वारा संरक्षित एक देश हैं, तो मात्र विशालकाय देश क्या है? ली जियो ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हालांकि उनके पास अब कोई शक्तिशाली दुनिया नहीं है, लेकिन उनके पीछे प्राचीन देवता किसी भी विश्व प्रॉप्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली और अविश्वसनीय हैं। जब तक प्राचीन देवता एक दिन के लिए उनके पीछे खड़े होते हैं तब तक उन्हें खोने का एक कारण नहीं मिल सकता है। क्या आप प्राचीन देवताओं से कार्रवाई करने के लिए कहना चाहते हैं? समस्या यह है कि अब तांग देश की आपदा नहीं है, हमारे पास देवताओं से कार्रवाई करने के लिए कहने का कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर हमें देवताओं से सब कुछ करने के लिए कहना है तो हम देवताओं द्वारा अलग कर देंगे और भगवान की कृपा खो देंगे। कई मंत्री इसके बारे में बात कर रहे थे। बेशक वे जानते थे कि अगर उनके पीछे के प्राचीन देवताओं ने एक कदम उठाया तो मात्र विशालकाय देश कुछ भी नहीं होगा और वे अपने हाथों की लहर के साथ विशालकाय देश को नष्ट कर देंगे। समस्या यह है कि यह एक प्राचीन ईश्वर है, उसके लिए कोई समस्या होना असंभव है और वह इसे हल करने के लिए प्राचीन ईश्वर को पाएगा। यदि यह लंबे समय तक चलता है तो वे अतिरिक्त विश्वासी बन जाएंगे और उस समय उन्हें देवताओं द्वारा अलग कर दिया जाएगा, इसलिए यह वास्तव में नुकसान के लायक है। वे बल्कि तांग राज्य को देवताओं के उपहार को खोने की तुलना में भारी नुकसान का सामना करेंगे। हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भगवान को कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। हमें स्वाभाविक रूप से इसी बलिदानों को तैयार करना होगा। जब तक पर्याप्त मूल्यवान बलिदान है, मेरा मानना है कि भगवान विशाल राज्य को नष्ट करने के हमारे अनुरोध से इनकार नहीं करेंगे। ली एक्सयू थोड़ा मुस्कुराया। पर्याप्त मूल्य का बलिदान प्रसाद। अगर यह एक बलिदान है जो विशालकाय देश के विनाश के समान मूल्य के लायक हो सकता है तो मुझे डर है कि केवल एक विश्व आइटम है। क्या यह हो सकता है? आपकी महिमा एक नई दुनिया की वस्तु मिली। हर कोई हैरान था और लीजियो को देखने में मदद नहीं कर सकता था। यदि लीजियो को एक विश्व आइटम मिला तो इस विश्व आइटम का उपयोग मूल्य के रूप में वह वास्तव में देवताओं से कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। यह सही है। ली एक्सयू ने सिर हिलाया। पिछले 10 वर्षों में तांग गो ने विकसित करना जारी रखा है और लियान ये ने लोगों को विभिन्न स्थानों पर लगातार खजाने की खोज करने के लिए भेजा है। अंत में सम्राट तियान ने भुगतान किया और मुझे एक विश्व आइटम मिला। सच कहूं तो तांग किंगडम का क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा है और इतने बड़े क्षेत्र में एक या दो विश्व वस्तुओं को छिपाने के लिए वास्तव में काफी सामान्य है। आखिरकार विश्व वस्तुओं वाले लोग एक देश का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विश्व वस्तुओं वाले सभी लोग एक देश का निर्माण करेंगे। उनमें से कुछ भीड़ में छिप जाएंगे जो आम लोगों से अलग नहीं है। यहाँ तक कि कुछ विश्व प्रॉप्स चुपचाप जमीन पर या एक खंडहर में कहीं और किसी को खोदने के लिए इंतजार कर रहे हैं। महामहिम, यह किस तरह का विश्व आइटम है? किसी ने उत्सुकता से पूछा। इस दुनिया का नाम 997 आइटम स्पेस बैग है। ली जियो ने पूरी तरह से कहा। इसका कार्य वास्तव में बहुत सरल है, अर्थात अंदर एक आयामी स्थान है और आयामी स्थान का आकार धारक की ताकत से निकटता से संबंधित है। यदि यह मेरे द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो आयामी स्थान की मात्रा निकट से संबंधित है। 1000 क्यूबिक मीटर होगा, जो बड़ी संख्या में वस्तुओं को पकड़ सकता है। यह सुनकर हर कोई चुप था। सच कहूं तो इस दुनिया के आइटम में कोई विशेष शक्ति नहीं है, यह विशुद्ध रूप से एक सहाय प्रकार का उपकरण है। यद्यपि आप अपने साथ एक जगह ले जा सकते हैं, लेकिन तांग गो के लिए इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। बेशक कुछ लोग कहते हैं कि इसका उपयोग लॉजिस्टिक्स की गारंटी के साधन के रूप में किया जा सकता है। समस्या यह है कि फायर हाउस और स्काईबर्ड के साथ एकमात्र स्पेस बैग क्या है? एक शब्द में, यह दुनिया आइटम एक बेस्वाद चीज है। यह खोने के लिए एक दया है और यह खाने के लिए बेस्वाद है। आपकी महिमा बुद्धिमान है। यदि आप विशाल राज्य के निधन के बदले में इस विश्व आइटम का उपयोग करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा लाभ होगा। एक मंत्री ने उत्साह से कहा।
ईमानदार होने के लिए इस तरह की विश्व आइटम को केवल एक सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह हमला या बचाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर विशाल राज्य के निधन के बदले प्राचीन देवताओं को बलिदान देना, तो यह केवल एक बहुत अच्छी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट ऐसा व्यवसाय करने के लिए तैयार है। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 84 लीजियो का बलिदान, वर्ल्ड आइटम स्पेस बैग। हालांकि आपकी महिमा अंतरिक्ष बैग के अलावा क्या आपने कोई अन्य विश्व आइटम प्राप्त किया है? यदि आप करते हैं तो आप एक साथ बलिदान की पेशकश करने में सक्षम हो सकते हैं और वैसे खजाने के देश को नष्ट कर सकते हैं। एक मंत्री ने पूरी तरह से कहा। ईमानदार होने के लिए तांग के एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में वह कैसे खजाने के देश के अस्तित्व को नहीं जान सकते थे। ईमानदार होने के लिए यह देश एक बड़ा साम्राज्य है जो तांग को खतरे में डाल सकता है। यदि खजाने के राज्य और दिग्गजों के राज्य पर हमला किया गया था तो तांग किंगडम इस क्षेत्र में योग्य अधिपति होगा। दुनिया का आइटम एक दुर्लभ खजाना है। यह एक प्राप्त करना बुरा नहीं है। मुझे दूसरा कहां मिल सकता है? ली जियो ने अपना सिर हिला दिया। वह भी अधिक विश्व आइटम प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यह इतना सरल कैसे हो सकता है? इतनी विशाल और असीम दुनिया में मुझे नहीं पता कि एक विश्व आइटम बनाने में कितने हजारों मील की दूरी पर है। एक बेस्वाद विश्व आइटम पाने में उसे 10 साल लग गए, जो बुरा नहीं है। दूसरी दुनिया की वस्तु भी प्राप्त करना चाहते हैं, यह एक कल्पना या कुछ और नहीं है। महामहिम, मैं वही था जो लालची था। इन शब्दों को सुनकर कई महत्वपूर्ण अधिकारियों को बहुत खेद है और वे यह भी जानते हैं कि वे थोड़े से लालची हैं और दुनिया की वस्तुओं को इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपना उत्साह हासिल कर लिया। आखिरकार अगर वे विशालकाय देश को नष्ट कर सकते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। चूंकि यह मामला है, इसलिए तुरंत बलिदान समारोह आयोजित करने में बहुत देर नहीं हुई है। अगर हम अपने तांग देश पर आक्रमण करने के लिए विशालकाय देश की प्रतीक्षा करते हैं तो मुझे डर है कि यह हमें भारी हताहतों की संख्या लाएगा। ली जू ने गहरी आवाज में कहा। वह 10 साल से अधिक समय तक तांग साम्राज्य का शासक रहा है और उसने सख्ती से और दृढ़ता से काम किया है। चूंकि उन्होंने एक निर्णय लिया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने काम में देरी नहीं करेंगे। हाँ, आपकी महिमा, कई मंत्रियों ने तुरंत काम किया। इस समय चांगन सिटी झाओफैंग में एक निश्चित हवेली में खजाने के राज्य के तीसरे राजकुमार और अन्य इस जगह पर रह रहे थे और वे यह भी जानते थे कि द जायंट्स का राज्य तांग के राज्य पर हमला करने वाला था। हाँ, यह सफल था, यह वास्तव में सफल था, लड़की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विशालकाय देश के स्वामी इतने मूर्ख होंगे और हमारे द्वारा थोड़ा उकसाने के बाद वह पूरी ताकत से बाहर आएगा और तांग देश पर हमला करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि विशालकाय देश का स्वामी बेवकूफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तांग देश में लाभ है कि दिग्गज मना नहीं कर सकते हैं और अब विशालकाय देश में कई छिपे हुए खतरे हैं, इसलिए उन्हें सख्त भेजा जाता है। यह सही है। यह कहा जाता है कि हाल के वर्षों में विशालकाय देश बार बार सूखे और असफल अनाज की फसल से पीड़ित हो गया है। कई दिग्गजों की भुखमरी से मृत्यु हो गई है और यहाँ तक कि अपने बेटों को खाने के लिए बदल दिया है। यहाँ तक कि अगर विशालकाय देश अन्य देशों पर हमला कर सकता है और भोजन लूट सकता है तो यह केवल बाल्टी में एक गिरावट है। यह कहा जा सकता है कि अगर विशालकाय देश नहीं चलता है तो मुझे डर है कि यह शुरू करने के लिए अन्य देशों की बारी नहीं होगी और भोजन की कमी के कारण विशालकाय देश मौत के घाट उतार देगा। तो यह मामला है यांगमो। यह यांगमो है। इसने विशालकाय राज्य को एक शर्त दी कि वह मना नहीं कर सकता है, जिससे विशालकाय राज्य को भेजने और तांग राज्य के साथ अंत तक लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई अधीनस्थ चर्चा कर रहे थे और वे सभी बेहद उत्साहित थे। सच कहूं तो भेड़ियों को दूर करने की उनकी रणनीति सिर्फ एक कोशिश है और यह सफल नहीं हो सकता है। आखिरकार दिग्गज बेवकूफ नहीं है। उन्हें इतनी आसानी से बंदूक के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हालांकि विभिन्न प्रतिकूल कारकों के सुपरपोजिशन के कारण विशालकाय देश को जोखिम उठाना पड़ा। संक्षेप में, ऐसा दृश्य खजाने के देश के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि दो प्रमुख देश अंत तक लड़ेंगे और दोनों पीड़ित होंगे और फिर खजाने का देश शून्यता का लाभ उठा सकता है और एक में दो शक्तिशाली दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। उस समय खजाने का राज्य इस क्षेत्र में सबसे मजबूत साम्राज्य होगा और कोई भी उन्हें धमकी नहीं दे सकता है। यह बड़ा अवसर है। हमें तांग राज्य की पृष्ठभूमि का ध्यान से निरीक्षण करने के लिए यह अवसर लेना चाहिए। तांग राज्य के विश्व आइटम क्या हैं? केवल तांग राज्य की विश्व वस्तुओं की जानकारी खोजने से हम शांति से तांग राज्य के साथ निपट सकते हैं और दुनिया में तांग राज्य को पूरी तरह से गायब कर सकते हैं। इस दुनिया में उद्धरण चिन्ह। तीसरा राजकुमार झाओफैंग जानलेवा था। वह इस बार अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलेंगे, बस तांग किंगडम के स्वामित्व वाली दुनिया के प्रॉप्स का पता लगाने के लिए और तांग किंगडम के विश्व प्रॉप्स के रहस्यों को समझें। अगर वह एक दिन इसकी जांच नहीं करता तो वह एक दिन के लिए आराम से महसूस नहीं करता। आखिरकार वह नहीं चाहते थे कि तांग की दुनिया के प्रॉप्स की शक्ति के कारण एक ध्वनि के बिना खजाने का देश इस दुनिया में गायब हो जाए। यह कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनकी शाही महामहिम, यह कहा जाता है कि तांग की सेना पहले ही भेजना शुरू कर चुकी है और बड़ी संख्या में सैनिक कैरीज और स्काई बर्ड्स की सवारी कर रहे हैं जो जल्दी से सीमावर्ती शहर में विशालकाय देश की सीमा पर चल रहे हैं। किसी ने तुरंत कहा, अतीत में हमने तुरंत यह देखने के लिए कि तांग गो की छिपी हुई शक्ति क्या थी। तीसरे राजकुमार झाओफैंग ने पूरी तरह से कहा। इस समय जुबान हुआंगजिंग ने शहर के लिहाई प्रायद्वीप विला क्षेत्र को सील कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 10 वर्षों में तांग किंगडम इतनी तेजी से विकसित हुआ है। न केवल ट्रेनें प्रमुख शहरों में लोकप्रिय हो गईं, बल्कि यहाँ तक कि विमानों को लोकप्रिय बनाना शुरू हो गया और यहाँ तक कि लापता बग हर जगह बन गए। जिया चुबान ने उसकी ठुड्डी को छुआ। ईमानदार होने के लिए वर्तमान तांग साम्राज्य एक आधुनिक देश के प्रोटोटाइप के कुछ हद तक है। यदि दुनिया की वस्तु की तरह कोई बेईमानी की शक्ति नहीं है तो तांग साम्राज्य दुनिया को स्वीप करने में सक्षम हो सकता है और कोई भी इसका मेल नहीं कर सकता है। आखिरकार चाहे वह सेना की लामबंदी क्षमता हो या सेना की संख्या, इस समय तांग साम्राज्य एक अच्छी तरह से योग्य साम्राज्य है। राष्ट्रीय ताकत की निरंतर वृद्धि के कारण हर कोई शांति और संतोष में रहता है और काम करता है और साथ ही उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जो केवल 10 वर्षों में 20 बिलियन तक बढ़ रही है। हालांकि आबादी का प्राकृतिक विकास अभी भी बहुत छोटा है। तांग को अन्य देशों की आबादी को जारी रखना चाहिए। युद्धों को लॉन्च करना विश्वासियों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है। जिया चुबान ने उसकी आंखों को फुलाया। तांग गो की आबादी इतनी तेजी से बढ़ने से पहले क्या वह सिर्फ चेंग गो और लेजी गो को भड़काया था? अगर उसने इन दोनों देशों को नष्ट नहीं किया और दोनों देशों की आबादी को रद्द कर दिया तो उनके अनुयायी इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकते थे? रात की घास के बिना तथाकथित घोड़ा मोटा नहीं है और लोग बिना विंडफॉल नुओ के बिना समृद्ध नहीं है। यह सच्चाई है। कुछ भी नहीं डकैती की तुलना में कच्चे धन का निर्माण करता है। इस समय जिया चुबान का दिल चला गया और उसने ध्वनि का एक फट सुना। डिंग डोंग, आपके विश्वासियों को आपके लिए एक विश्व आइटम का त्याग कर रहे हैं, अंतरिक्ष बैग। एक पल में यह आवाज उसकी चेतना की गहराई में लग रही थी। क्या वास्तव में एक और विश्व आइटम अंतरिक्ष बैग मिला? जिया चुबान को तुरंत बहुत खुशी हुई। ईमानदार होने के लिए इस दुनिया में कोई भी बहुत अधिक विश्व वस्तुओं को नापसंद नहीं करेगा, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि प्रत्येक विश्व आइटम में असामान्य क्षमताएं हैं।
अगले दूसरे एक ग्रे बैग ने अंतहीन शून्य में प्रवेश किया और प्राचीन कांस्य द्वार की शक्ति के माध्यम से यह तुरंत जिया चुवान के पक्ष में पहुंच गया और उसके पास आ गया। यह विश्व आइटम स्पेस बैग है। जिया चुवान ने इसे एक बड़े हाथ से पकड़ लिया और तुरंत इस दुनिया की वस्तु को अपने हाथ में पकड़ लिया। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 85 विश्वासियों की इच्छाएं, विशाल राज्य को नष्ट करें। बूम, एक पल में जिया चुवान ने इस विश्व आइटम स्पेस बैग को परिष्कृत किया। यह दुनिया आइटम सरल नहीं है। जिया चुवान की आंखों ने एक चमक दिखाया और उन्होंने एक ही बार में अंतरिक्ष बैग के बारे में सभी जानकारी स्वीकार कर ली। सतह पर यह सिर्फ एक अंतरिक्ष भंडारण बैग है, लेकिन वास्तव में इसमें एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति है। जब तक यह किसी चीज पर हल्के से चूसा जाता है, तब तक यह एक शक्तिशाली भंवर बल उत्पन्न कर सकता है और सभी वस्तुओं को अपने इंटीरियर में चूस सकता है। अंतरिक्ष में और सभी जीवों के लिए जो अंतरिक्ष बैग में प्रवेश करते हैं, जब तक कि मालिक की सहमति प्राप्त नहीं होती है, तब तक इसे बचना असंभव है। एक तरह से यह एक विशाल जेल है। यदि वह चाहता है तो बस स्पेस बैग को लें और इसे हल्के में चूसें और वह दुश्मनों के एक समूह को चूस सकता है और स्पेस बैग में सभी दुश्मनों को सील कर सकता है। इसी समय स्पेस बैग का इंटीरियर न केवल मृत वस्तुओं को पकड़ सकता है, बल्कि लाइव ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, जो एक दुनिया से अलग नहीं है। इस विश्व आइटम के विकास का मेरा स्तर बहुत अधिक है और अंदर की मात्रा कम से कम 10 काले पीले सितारों का आकार है। जिया चुवान आश्चर्यचकित था। ईमानदार होने के लिए इस तरह के एक विशाल भंडारण स्थान -997 चीजों को लोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे उनकी ताकत मजबूत होती जा रही है, अंतरिक्ष बैग का आंतरिक स्थान भी तेजी से विस्तार कर रहा है। लेकिन इन विश्वासियों ने अचानक मेरे लिए एक विश्व आइटम का बलिदान दिया। क्या वे अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं? इस समय जिया चुवान ने उसकी ठुड्डी को छुआ। यह सोचकर उन्होंने तुरंत अपने विचार विश्वासियों को प्रेषित कर दिया। हाँ, मैं आपके प्रसाद से बहुत संतुष्ट हूँ। आप क्या इच्छाएं प्राप्त करना चाहते हैं? एक आवाज तुरंत ली एक्सयू की गहराई तक पहुंच गई और दूसरों के समुद्र की चेतना। भगवान भगवान, यह भगवान भगवान की आवाज है। बहुत अच्छा, भगवान भगवान हमारे प्रसाद से बहुत संतुष्ट हैं। कई विश्वासी बेहद उत्साहित हैं। पूरे 10 वर्षों के बाद वे अंततः देवताओं की आवाज फिर से सुन सकते हैं, जिसका अर्थ है कि प्राचीन देवताओं ने उन्हें नहीं छोड़ा है। इससे उन्हें आश्वस्त महसूस हुआ। सर भगवान, इस समय लीजियो ने तुरंत अपना मुंह खोला और कहा, अब तांग किंगडम ने एक अभूतपूर्व दुश्मन का सामना किया है। इसे दिग्गजों का राज्य कहा जाता है और यह तांग राज्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए मुझे आशा है कि भगवान भगवान दिग्गज के राज्य की मदद और नष्ट कर सकते हैं। वह अपनी इच्छा बड़ा कहने में संकोच नहीं करता था। आखिरकार उन्होंने कई बार इसी तरह की चीजों का अनुभव किया है और वह लंबे समय से इससे परिचित हैं, इसलिए वह एक इच्छा करने में संकोच नहीं करते हैं। जाहिर है, देवता उससे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, बस इच्छा सीधे कहें। मैं आपकी इच्छा को जानता हूँ। एक पल में एक आवाज फिर से वापस आ गई। बहुत अच्छा, यह सुनकर लीजियो इतना उत्साहित था कि इस दुनिया के आइटम को खुद से बलिदान करना वास्तव में सही था। एक बार जब दिग्गजों का राज्य नष्ट हो गया, तो तांग साम्राज्य की ताकत और अधिक हो जाएगी। उस समय वे न केवल पूरे राज्य दिग्गजों के क्षेत्र को प्राप्त करेंगे, बल्कि अनगिनत विशाल योद्धाओं को भी प्राप्त करेंगे और ये विशाल योद्धा भी तांग साम्राज्य की ताकत को बहुत बढ़ाएंगे। एक शब्द में, तांग किंगडम निश्चित रूप से एक देश को फिर से नष्ट करने में सक्षम होगा, जैसे उसने 10 साल पहले थंडर के राज्य को नष्ट कर दिया था और लीजेंड ऑफ स्नैक निगलने वाले हाथी का मंचन किया था। महामहिम, अब हमें क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा। क्या आपको अभी भी पूछने की जरूरत है? तुरंत लाखों सैनिकों को विशालकाय देश में भेजें, निश्चित रूप से विशालकाय देश से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सीधे पूरे विशाल देश के क्षेत्र को संभालने के लिए और विशालकाय देश के शहरों का प्रबंधन करें। ली एक्सयू ने तुरंत कहा, ईमानदार होने के लिए इस सैन्य ऑपरेशन का उद्देश्य विशाल राज्य के पूरे क्षेत्र को संभालना था और पूरी तरह से विशाल राज्य के पूरे शहर पर शासन करना था। विशालकाय राज्य और विशालकाय सेना के तथाकथित राजा के लिए यह केवल देवताओं के सामने उल्लेख के लायक नहीं था। हाँ, आपकी महिमा। सभी ने तुरंत आदेश लिया और वे पहले से ही समान चीजों से परिचित थे। पूरी तांग किंगडम की युद्ध मशीन तेजी से चल रही थी और अनगिनत सेनाएं दिग्गजों के राज्य में जाने लगी। इस समय जिया चुवान ने स्वाभाविक रूप से लीजियो और अन्य विश्वासियों की इच्छाओं को सुना, जो विशाल राज्य को नष्ट करने की उम्मीद कर रहा था। यह दिलचस्प है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लघु दुनिया में दिग्गज हैं। जिया चुवान ने उसकी ठुड्डी को छुआ, बहुत उत्सुक। इन विश्वासियों की जानकारी के अनुसार इन दिग्गजों में से प्रत्येक की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक है, बेहद शक्तिशाली है और इसे मानव जाति के रूप में माना जा सकता है। बेशक अपने आकार के लिए ये दिग्गज केवल छोटे हैं, ध्यान देने योग्य नहीं है। चींटियों जो 10 गुना बड़े हैं, वास्तव में सिर्फ बड़ी चींटियों हैं। मालिक, इस समय बुद्धि की पुस्तक ने अपना मुंह खोला और कहा, दिग्गजों के इस देश में दिग्गज पैदा नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया के प्रॉप्स की शक्ति के कारण होते हैं। 400 साल से अधिक समय पहले कोई तथाकथित दिग्गज नहीं थे। देव से किस तरह का विश्व आइटम इतना शक्तिशाली है? जिया चुवान ने पूछा। इस आइटम को एक आवर्धक कांच कहा जाता है। बस इसे देखकर यह वस्तुओं और जीवों के आकार को बढ़ा सकता है या वस्तुओं के आकार को कम कर सकता है और प्रभाव स्थायी है, जब तक कि इस दुनिया की शक्ति को हटा नहीं दिया जाता है, अन्यथा यह हमेशा के लिए लगभग अपरिवर्तनीय रूप से चला जाता है। ज्ञान की किताब, आवर्धक लेंस। यह सुनकर जिया चुवान के शिष्य सिकुड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लघु दुनिया में ऐसी शक्तिशाली दुनिया होगी। यदि वह पहली बार इस विश्व आइटम का सामना करता था और इस आवर्धक कांच द्वारा हल्के से फोटो खिंचवाता था, तो वह कैसा महसूस करेगा? क्या यह उन लघु मनुष्यों की तरह सिकुड़ नहीं रहा है? उस समय उन्हें उन लघु मनुष्यों के सामने कोई फायदा नहीं होगा। निश्चित रूप से वह हमेशा सावधान रहा है, रहस्यमय पीले स्टार में छिपा हुआ है और खुद को विश्व प्रॉप्स के टुकड़ों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए लघु मनुष्यों की शक्ति का उपयोग करना वास्तव में सही है। आखिरकार भले ही ये लघु मनुष्य हैं, उन्हें एक पूर्ण लाभ है, लेकिन इस दुनिया में सभी प्रकार के अनुचित दुनिया के प्रॉप्स हैं। यदि वह गलती से एक राक्षस स्तरीय विश्व आइटम का सामना करता है, तो जल्द या बाद में गटर कैप्साइज करेगा। शायद वह तब तक लघु दुनिया में पूरी तरह से खो जाएगा। लेकिन यह अब अलग है। वह एक दुनिया भर में लघु दुनिया की कमान संभाल रहा है और शायद ही कभी वास्तविक शरीर नीचे आता है, इसलिए भले ही दुनिया की शक्ति शक्तिशाली हो, वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकती है। जब वह पूरी तरह से इन विश्व प्रॉप्स की शक्ति को समझता है और फिर शांति से कार्रवाई करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से हल करने में सक्षम होगा। मैं अंधेरे में हूं और दुश्मन प्रकाश में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अजय और अजय होंगे। ऐसा लगता है कि उन दिग्गजों से निपटने के लिए साधारण साधन शायद पर्याप्त नहीं है। जिया चुवान ने उसकी ठोड़ी को छुआ। मूल रूप से वह सीधे एक बोल्डर फेंकना चाहता था और इन दिग्गजों को मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन अब दूसरी पार्टी के विश्व आइटम को देखते हुए वह बस एक फोटो लेकर अपने बोल्डर को सिकोड़ सकता है, ताकि वह दूसरी पार्टी को चोट न पहुंचा सके। वैसे चूंकि दिग्गजों के समूह को मृत्यु के लिए कुचल नहीं दिया जा सकता है, तो बस दिग्गजों के समूह को डुबो दिया। जिया चुवान की आंखें चमक गईं। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है।
अध्याय 86 भयानक विशाल सेना, यह देश को नष्ट करने की लड़ाई है। सच कहूं तो प्राकृतिक आपदाओं से अधिक भयानक कुछ भी नहीं है, और प्राचीन काल से मनुष्यों के लिए सबसे अधिक भयभीत आपदा बाढ़ है। इसीलिए दयु का बाढ़ नियंत्रण इतना प्रसिद्ध है और उम्र के माध्यम से पारित किया गया है, और दयु भी एक प्रसिद्ध सम्राट बन गया है। यह इस वजह से है कि जिया चुवान ने विशालकाय देश से निपटने के लिए बाढ़ का उपयोग करने का फैसला किया। वाह, इस बारे में सोचते हुए जिया चुवान सीधे विला में स्विमिंग पूल में चले गए और फिर उन्होंने स्पेस बैग को बाहर निकाला, इसे हल्के से चूसा और तुरंत पूरे स्विमिंग पूल में सभी पानी को धोया और यह सब अंतरिक्ष बैग में डाल दिया। पानी की इतनी बड़ी मात्रा, यहाँ तक कि शैनवांगजिंग के मनुष्यों के लिए वास्तव में लोगों के एक समूह को डूबने के लिए पर्याप्त है। उन लघु मनुष्यों के लिए यदि इतना पानी बाहर निकलता है तो यह एक बड़ी नदी की बाढ़ से कम नहीं है, जिससे अभूतपूर्व बाढ़ भी होगी। ठीक है, क्या वे दिग्गज तांग देश की सीमा पर आते हैं? ऐसा लगता है कि यह शुरू करने का समय है। जिया चुवान का दिल चला गया। विश्वासियों के दृष्टिकोण से उन्होंने तुरंत महसूस किया कि दसियों लाखों विशाल योद्धा तांग साम्राज्य के सीमावर्ती शहरों में शक्तिशाली और अद्भुत थे। यह सोचकर वह संकोच नहीं करता था और तुरंत शुरू हो गया। इस समय तांग राज्य की सीमा शहर, दसियों लाखों विशाल योद्धा आगे आए, कवच पहने हुए, चांदी सफेद तलवारें, काली कुल्हाड़ियों और अन्य हथियारों को अपने हाथों में पकड़े हुए, और वे सख्ती से अनुशासित थे और अद्भुत गति थी। इन 10 मीटर ऊंचे विशाल योद्धाओं की सामूहिक उपस्थिति ने अनगिनत तांग लोगों के लिए उत्पीड़न की एक घातक भावना ला दी, जैसे कि वे एक आपदा के बारे में लाया था जिससे अनगिनत तांग निवासी बेहद भयभीत और कांप गए थे। इस समय ली लेई और अन्य लोग इस सीमावर्ती शहर में स्काई बर्ड पर पहुंचे थे। क्या यह दिग्गजों का दिग्गज है? यह भयानक है। मुझे डर है कि वे एक ही कूद के साथ शहर की दीवार पर कूद सकते हैं। साधारण शहर की दीवारें अपने हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हैं। ली जियो के शिष्य सिकुड़ गए और जब उन्होंने घने पैक किए गए विशाल योद्धाओं को देखा तो उन्हें घबराहट हुई। सच कहूं तो अगर उसका समर्थन करने के लिए कोई आदिम भगवान नहीं है तो विशालकाय देश के आक्रमण का सामना करते हुए वह बस असहाय और असहाय है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि दसियों लाखों विशाल योद्धाओं ने हमला किया, भले ही सैकड़ों हजारों विशाल योद्धाओं ने हमला किया हो, यह तांग के लिए अपूरणीय हानि का कारण होगा और यह अज्ञात था कि कितने शहरों को नष्ट कर दिया गया था। आखिरकार ये 10 मीटर ऊंचे दिग्गज वास्तव में बहुत भयानक हैं और साधारण शहर की दीवार केवल 1 दर्जन मीटर है और दुश्मन को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शहर की दीवार उन्हें रोक नहीं सकती है। यदि वे इन दिग्गजों द्वारा संपर्क किया जाता है तो वे मरने के लिए लगभग निश्चित हैं और भागने का कोई तरीका नहीं है। यह सही है, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि विशालकाय देश ने 400 से अधिक वर्षों से इस जमीन को तबाह कर दिया है और अनगिनत देशों को नाराज कर दिया है, लेकिन किसी भी देश ने बदला लेने की हिम्मत नहीं की है। वास्तव में मूल रूप से हर देश को विशालकाय देश द्वारा लूट लिया गया है और यहाँ तक कि हर साल बड़ी मात्रा में भोजन प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया है ताकि अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। यह केवल कहा जा सकता है कि विशाल राज्य का विशालकाय सेना वास्तव में बहुत मजबूत है और मूल रूप से कई सैनिक नहीं है जो नीचे चार्ज करने पर अपनी शक्ति का विरोध कर सकते हैं। और भी अधिक भयानक है कि ये दिग्गज भी अनुशासन का सख्ती से पालन करते हैं, जो कि साधारण सैनिकों के अनुशासन से भी सख्त है, जो विशालकाय सेना को और भी अधिक भयानक बनाता है। बहुत चर्चा हुई और हर कोई चकित था। हालांकि उन्होंने विशालकाय सेना की ताकत के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था और अब उन्होंने आखिरकार इसे अपनी आंखों से देखा है। वे सभी बेहद हैरान थे। यह निश्चित रूप से एक अजेय सेना है जो इस भूमि को स्वीप करने में सक्षम है। यदि कोई विश्व आइटम नहीं है तो कोई भी देश विशालकाय देश के आक्रमण का विरोध नहीं कर सकता है। दूरी में विशालकाय सेना के भगवान, विशालकाय राज्य के स्वामी और कई जनरलों ने एक बहुत लंबी दूरी से इस हमले की सराहना करने के लिए एकत्र हुए। HMPH, क्या यह तांग देश है? यह सिर्फ एक छोटा सा देश है और हमारी विशाल सेना का सामना कर रहा है। विरोध करने की हिम्मत करने के लिए बस जीने से थक गया है। एक विशाल जनरल जानलेवा है। आमतौर पर जब वे अन्य देशों पर आक्रमण करते हैं तो उन देशों में से कौन सा हवा की तलाश में नहीं है। मूल रूप से जब वे पहुंचते हैं तो वे आज्ञाकारी रूप से गहने और भोजन दान करेंगे। उन्हें किसी भी ताकत की आवश्यकता नहीं है, वे बहुत सारे भोजन और खजाने को लूट सकते हैं। अन्य देशों का हर आक्रमण दिग्गजों के लिए एक बड़ी दावत है। यह एक कानूनी डकैती है और हर विशाल योद्धा रात भर समृद्ध हो सकता है। सावधान रहना बेहतर है, एक अन्य दिग्गज जनरल ने पूरी तरह से कहा। यह कहा जाता है कि तांग के भगवान इस युद्ध की व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए सामने की पंक्ति में आए हैं, इसलिए दूसरे पक्ष को दुनिया के प्रॉप्स को लाना होगा। हमें सावधान रहना चाहिए, अन्यथा सीवर को कैप्साइज हो सकता है। A0 फॉर फ्लावर्स 0.0। उसके चेहरे पर एक सतर्क नजर थी। वास्तव में यह कहा जाता है कि आखिरी बार थंडर के राज्य के भगवान इस तरह थे। वह गलती से सेकंड में मारा गया था और परिणामस्वरूप पूरे देश ने इस वजह से गिरावट आई। एक और विशाल ने कहा। वह इस बिंदु से भी सहमत हैं। आखिरकार यह देश को नष्ट करने के लिए एक लड़ाई है, चाहे आप कितने भी सतर्क क्यों न हो। कौन जानता है कि प्रतिद्वंद्वी के पास क्या कार्ड हैं? आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि तांग गो इसे फिर से कर सकते हैं? विशाल जनरल गुस्से में था। हमारा देश दिग्गजों का देश थंडर के देश के समान नहीं है। हम थंडर के देश की तरह एक कमजोर देश नहीं है, बस एक मात्र तांग देश। यह क्या है? जब तक कि देश का राजा यहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्व सहारा क्या उपयोग करता है। यह सही है। तांग गो की विधि विनाश के दिव्य पर्वत को बुलाने से ज्यादा कुछ नहीं है। आकाश से उतरने वाले दिव्य पर्वत पर भरोसा करते हुए वह गड़गड़ाहट के राज्य के स्वामी को मौत के घाट उतार दिया। इस समय विशाल राज्य के स्वामी की आंखों ने ठंडक का एक संकेत दिखाया। यह कहना है तांग साम्राज्य के स्वामी के पास जो दुनिया की वस्तु है वह विश्व विनाशकारी उल्कापिंड या विश्व विनाशकारी पवित्र पर्वत को बुलाने के लिए है, जो आकाश से प्राकृतिक आपदाओं की शक्ति पर भरोसा करता है। लेकिन मैं अलग हूं। मेरे पास जूम करने और बाहर जूम करने का सिद्धांत है। विश्व विनाश के तथाकथित दिव्य पर्वत को एक पल में कम किया जा सकता है जब तक कि यह मेरे दर्पण द्वारा हल्के ढंग से रोशन किया जाता है, खतरे को अदृश्य में बदल देता है। यदि वह आदमी इस तरह की शक्ति का उपयोग नहीं करता है तो यह ठीक है। एक बार जब वह इसे दिखाता है तो मैं तांग के राजा को बता दूंगा कि मेरा विशालकाय राजा कितना शक्तिशाली है। बस एक बच्चा ध्यान देने योग्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे पर तिरस्कार का एक नजारा था और उसने तांग गोंगो को उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं लिया। इस शहर पर तुरंत हमला करने के लिए अपना आदेश भेजें। मैं 10 दिन बाद चांगन सिटी में प्रवेश करना चाहता हूं और चांगन शहर की दीवार पर अपने विशालकाय देश के झंडे को लटकाएं। मैं इस तथाकथित तांग देश को इतिहास में पूरी तरह से गायब करना चाहता हूं। विशालकाय देश का स्वामी जोर से चिल्लाया। हाँ, आपकी महिमा। यह सुनकर कई विशाल योद्धा गर्जना करते हैं और उनकी लड़ाई की भावना उबली हुई। आखिरकार इस बार यह दिग्गजों का राजा था जो एक व्यक्तिगत अभियान पर था। उनका मनोबल उच्च था और वे बस अजेय थे। वे किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं जो वे सामना करते हैं। प्रतिभा। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 87 लाखों विशालकाय रेनड्रॉप्स एक विश्व विघटनकारी बाढ़ बनाते हैं। रुको, वह क्या है? अचानक एक विशाल ने ऊपर आकाश को देखा और अचानक एक प्राचीन कांस्य द्वार दिखाई दिया जो एक प्राचीन, अमर और अथाह आभा को बाहर निकाल रहा था।
इसके तुरंत बाद एक विशाल धार इस प्राचीन कांस्य द्वार से नीचे गिर गया और यह अभी भी उनकी ओर गिर गया। बारिश हो रही है, आकाश बारिश हो रही है। कुछ विशाल योद्धाओं ने तुरंत इसका पछतावा किया, जो हुआ उसे पूरी तरह से अनजान। यह स्पष्ट था कि आकाश इतना स्पष्ट था कि बिना किसी कारण के बारिश होगी। यह अविश्वसनीय था। धिक्कार है, यह किस तरह की बारिश है? बारिश की एक बूंद हमारे आकार के बारे में कैसे हो सकती है? बस मजाक कर रहे हैं क्या? दुनिया में इतनी बड़ी बारिश है? यह बारिश की बूंद नहीं हो सकता है, यह सिर्फ तोपों की है, यह उल्कापिंड है। कई दिग्गज स्तब्ध थे। उन्होंने आकाश से गिरने वाले 997 रेनड्रॉप्स को देखा, वे सभी भयभीत थे। रेनड्रॉप्स कहाँ हैं? यह पानी की तोप की तरह है। बारिश की बूंदों की हर बूंद आकाश से गिर गई, कम से कम सैकड़ों करोड़ों पानी की बूंदें दिखाई दी, सभी नीचे गिर गए, जिससे बेहद भयानक क्षति और गति हुई। हालांकि शरीर पर पानी की एक बूंद कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सैकड़ों करोड़ों पानी की गिरावट आती है, तो भी एक विशाल भी मांस की चटनी में धंस जाएगा और इसे रोकना असंभव है। त्वरित, जल्दी से चकमा, इन बारिश के पानी के संपर्क में न आए। यदि आप पकड़े गए हैं, तो आप निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। एक विशाल गर्जना थी और वह आकाश से गिरने वाली बारिश के आतंक को महसूस कर सकता था। हालांकि पानी सबसे नर्म पदार्थ है, यह सबसे कठोर बल भी है। जब अनगिनत पानी की बूंदें एक साथ फ्यूज करती हैं, तो विनाशकारी शक्ति होगी। मैं कैसे छिपा सकता हूं? मैं बिल्कुल नहीं छिपा सकता। सैकड़ों मील की त्रिज्या भारी बारिश से ढकी हुई है। बारिश से छिपाने के लिए इमारतें नहीं हैं, हमारे पास छिपने के लिए कहीं नहीं है, कहीं नहीं बचने के लिए। कई दिग्गज बेहद बदसूरत लग रहे थे और वे इस भयानक भारी बारिश से भी बचना चाहते थे। समस्या यह थी कि भले ही वे चकमा देना चाहते थे, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कवर किया गया क्षेत्र बहुत बड़ा था और बारिश से आश्रय के आसपास कोई आश्रय नहीं है। डोंग डोंग डोंग। इस समय बारिश की बूंदें तोप के गोले की तरह गिर गईं, जमीन, पेड़ों और चट्टानों को तोड़ते हुए तुरंत जमीन को अद्भुत गहरे गड्ढों में तोड़ दिया। यहाँ तक कि पेड़ों, चट्टानों आदि को इन बारिश की बूंदों द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, जैसे कि वे उल्कापिंडों द्वारा गिराए गए थे और जमीन पर गिर गए थे। कई विशाल योद्धाओं ने भी दयनीय हाउस को बाहर कर दिया। उनके शरीर बेहद शक्तिशाली हैं और पानी की एक बूंद की बमबारी का सामना कर सकते हैं, लेकिन वे पानी की हजारों बूंदों की बमबारी का सामना नहीं कर सकते। एक पल में, मुझे नहीं पता कि कितने दिग्गज इन विशाल रेनड्रॉप्स द्वारा मारे गए थे और पूरे शरीर को हजारों उल्कापिंडों द्वारा कुचल दिया गया था, जबरन एक व्यक्ति के आकार में एक गहरे गड्ढे को तोड़ते हुए। उनके शरीर इस तरह के एक भयानक प्रभाव का सामना नहीं कर सकते थे और वे तुरंत टुकड़ों में टूट गए, खून से टपकते हुए। एक समय के लिए, मुझे नहीं पता कि कितने विशाल योद्धा मारे गए या घायल हुए और पूरी विशाल सेना एक समूह में बनाई गई। इस समय विशालकाय देश और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को देखा और उनके चेहरे बेहद बदसूरत थे। मैंने एक कदम उठाया, तांग गो ने मेरा कदम उठाया। एक मंत्री का चेहरा बहुत बदसूरत था। यह तांग की दुनिया के प्रॉप्स की शक्ति होनी चाहिए। इस तरह की भयानक बारिश को बुलाने में सक्षम होने के लिए क्या आप हमारी विशाल सेना को नष्ट करने के लिए बारिश की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? बेवकूफ, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। यह सिर्फ विशाल बारिश है, यह कुछ भी नहीं है। इस समय विशालकाय देश के स्वामी ने अपना कदम उठाया और उन्होंने अपने शरीर से एक दर्पण निकाला, जो कि विशालकाय देश की दुनिया का प्रसार था, एक आवर्धक कांच। मैंने उसे इस दर्पण को पकड़े हुए देखा और आकाश को देखते हुए विशाल पानी की बूंदें जो तोप के गोले की तरह थी, अचानक सिकुड़ गईं और साधारण पानी की बूंदों में बदल गईं। मूल रूप से एक प्राकृतिक आपदा की तरह एक बारिश तोप, लेकिन अब यह एक साधारण भारी बारिश में बदल गई है और संकट को एक झपटा में भंग कर दिया गया है। महामहिम, देश के स्वामी से उम्मीद के मुताबिक आपदा हल हो गई जैसे ही उन्होंने एक कदम उठाया। इस दृश्य को देखकर विशाल योद्धा सभी उत्साहित थे और एक ट्रांस में कूदने लगे। राज्य के भगवान से अपेक्षित, उसने एक कदम उठाते ही संकट को हल कर दिया। धिक्कार है, इतनी बारिश कैसे हो सकती है और बारिश कब होगी? लेकिन विशालकाय देश के भगवान का चेहरा हरा हो गया, क्योंकि दुनिया के आइटम के आवर्धक कांच की शक्ति को बनाए रखने के लिए उसे अपने शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि उसके शरीर में ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो वह इस विश्व आइटम का उपयोग नहीं कर पाएगा। शून्य। यह मत देखो कि वह कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक बार जब उसके शरीर में ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो यह सिर्फ एक साधारण दर्पण है और इसका कोई प्रभाव नहीं है। वह प्रार्थना करता रहा कि आकाश में बारिश की बूंद जल्द ही गायब हो जाएगी, लेकिन उसकी इच्छा असंभव हो गई थी। क्योंकि जिया चुवान ने इस बार एक स्विमिंग पूल का पानी डाला, इन लघु मनुष्यों के लिए यह संभवतः एक यांगिजी नदी के पानी के बराबर है जो नीचे डाली गई है। अब यह सिर्फ शुरुआत है। विशालकाय देश का स्वामी पूरे यांगिजी नदी के पानी में पानी को कम करना चाहता है। यह केवल एक मूर्ख का सपना और अधिक है। बेशक, अगर दूसरी पार्टी में वास्तव में क्षमता है, तो जिया चुवान भी अपने घर में नल को चालू कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि उसके पास बहुत अधिक पानी है और वह पानी को कभी भी कहीं भी अधिक से अधिक बना सकता है। केवल एक पल में विशालकाय देश के स्वामी ने पाया कि उसकी ताकत तेजी से कमजोर हो गई थी और उसके शरीर में ताकत को समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। उस समय वह वास्तव में केवल दूसरों द्वारा वध किया जा सकता है। मैं नहीं कर सकता, मैं जारी नहीं रह सकता। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैंने बारिश की आपदा को हल नहीं किया है और मैं थक गया हूं क्योंकि मैं बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करता हूं। बाहर जूम करते हुए वह पुताई कर रहा था, स्पष्ट रूप से थक गया था, जैसे कि वह अपनी ताकत खोने वाला था। लेकिन यह स्टॉप, आकाश के ऊपर विशाल पानी की बूंदें फिर से अपने मूल राज्य में लौट आईं और वे 3.0 की एक बड़ी गति के साथ सीधे बैठ गए। यहाँ तक कि दसियों लाखों विशाल योद्धा इस भयानक प्राकृतिक आपदा के सामने असहाय और असहाय हैं। हालांकि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि बारिश की बूंदें नहीं है, यह सिर्फ बाल रोग है। सबसे भयानक बात इन बारिश की बूंदों की सभा द्वारा गठित अंतहीन धार है। यह धार वह आपदा है जो अनगिनत प्राणियों को भयभीत करती है। रंबल, एक पल में इन बारिश की बूंदों के गिरने के बाद वे एक भयानक धार बनाने के लिए एकत्र हुए जो जल्दी से अनगिनत विशाल योद्धाओं की ओर फैल गए। इन टोरेंट की गति बहुत तेज नहीं है, लेकिन वे बेहद भयानक हैं और जहां भी वे जाते हैं, वे सब कुछ डूब जाते हैं। चाहे वह पेड़, चट्टानें या पहाड़ हों, वे तुरंत अंतहीन बाढ़ से ढके हुए थे और पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे, जैसे कि 1000 मील पानी के देश में बदल गया था। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 88 विशाल सेना को डुबोकर हजारों मील की एक झील में बदल गया। यह खत्म हो गया है, हम खत्म हो गए हैं, विशाल सेना पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसके चेहरे पर एक बेहद हताश नजर के साथ एक विशाल योद्धा था। भयानक धार का सामना करना, भले ही वह 10 मीटर लंबा था और एक विशाल था, यह मदद नहीं करेगा। विशाल बाढ़ के हमले का सामना करते हुए वे साधारण मनुष्यों से ज्यादा मजबूत नहीं हैं और यहाँ तक कि बहुत कमजोर भी हैं। आखिरकार उनके शरीर का आकार बहुत विशाल है, जो उनके शरीर को घने चट्टान की तरह घना बनाता है और एक बार जब वे पानी में गिर जाते हैं, तो फिर से तैरना असंभव है। कोई भी विशाल तैरना नहीं सीख सकता है, जो दौड़ का दोष है। इसलिए दिग्गजों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि यह पानी है और उन्होंने कभी भी किसी भी पानी से संपर्क करने की योजना नहीं बनाई है। आखिरकार यदि वे नदी में गिर जाते हैं, तो वे जीवित हो सकते हैं।
भगवान, यह देवताओं से एक प्राकृतिक आपदा होनी चाहिए। हमने देवताओं को नाराज कर दिया है, इसलिए हमने इस तरह की आपदा का सामना किया है। कई विशाल योद्धा अपने दिलों की गहराई में अंतहीन भय के साथ काम गए। इस तरह की भयानक बाढ़ दुनिया के प्रॉप्स की शक्ति से बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती है। यह देवताओं की शक्ति होनी चाहिए। यदि यह इस तरह नहीं है, तो इसे बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता है। उन्होंने तांग गो के पीछे खड़े प्राचीन ईश्वर को भी याद किया। इससे पहले वे तथाकथित ताई 10 प्राचीन देवताओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन विश्वास करते थे कि अगर विश्व विनाशकारी बाढ़ को देवताओं द्वारा बुलाया नहीं गया था, तो यह कौन था? यह कहा जाता है कि मनुष्य ने देवताओं को नाराज कर दिया और देवताओं ने पूरी दुनिया को 7 दिनों और 7 रातों के लिए बारिश का कारण बना दिया। अंतहीन बाढ़ ने पृथ्वी को बह गया और सभी प्राणियों को भूमि पर नष्ट कर दिया। यह दुनिया को नष्ट करने वाले देवता है। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक मिथक और किंवदंती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच है। उद्धरण चिन्ह। कुछ विशाल योद्धा काम गए, पूरी तरह से लड़ने के लिए किसी भी साहस को खो दिया। यदि वे अन्य देशों के साथ दुश्मन हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से डर, बहादुर और निडर नहीं होंगे, लेकिन दुश्मन किंवदंती में भगवान है। यह एक बेजोड़ प्रतिद्वंद्वी है। चाहे आप कुछ भी करें, भगवान को हिला देना असंभव है। आखिरकार देवताओं ने भी नहीं दिखाया, बस एक अंतहीन मूसलाधार बारिश को बुलाया, जिसने एक भयानक धार का गठन किया, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबो दिया और अनगिनत जीवन को मिटा दिया। इस तरह के एक भयानक प्राकृतिक आपदा बल के सामने अगर उनके पास अभी भी साहस है, तो यह एक मजाक होगा। हमें क्षमा करें भगवान भगवान, हिम्मत मत करो, हम अब और हिम्मत नहीं करते हैं, कृपया जादुई शक्तियों को वापस लें। हजारों गलतियां देश के स्वामी के सभी दोष हैं, कृपया उसे अकेले दंडित करें, हम सभी निर्दोष हैं। कई विशाल योद्धा दया के लिए भीख मांग रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे यांगीजी और पीली नदियों की बाढ़, अंतहीन टोरेंट्स ने आसपास के 100,000 पहाड़ों को डुबा दिया, इस क्षेत्र को असीम पानी में बदल दिया। दसियों लाखों विशाल योद्धाओं को भयानक बाढ़ से डुबा दिया गया था और वे वर्तमान के साथ बहती एक छोटी नाव की तरह थे और उनकी गर्व की ताकत का कोई प्रभाव नहीं था। विशाल योद्धा सभी अंतहीन पानी में जलमग्न थे। उनके शरीर पत्थरों की तरह थे और वे तुरंत गिर गए। वे केवल कुछ माउथफुल पानी पिया जा सकते थे और वे बिना संघर्ष के भी डूब गए थे। इस समय विशालकाय देश के भगवान और अन्य और भी अधिक भयभीत थे और वे बस असहाय थे। अरे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देश के स्वामी की दुनिया इस तरह की शक्ति को रोक नहीं पाएगी। यह कुछ ऐसा है जिसकी मदद नहीं की जा सकती है। आखिरकार यह एक विश्व विघटनकारी बाढ़ है जो इसका विरोध कर सकता है। यह वास्तव में लानत है। तांग गो के पास किस तरह की विश्व वस्तु के पास था और यह इस तरह की भयानक विनाशकारी शक्ति के अधिकारी क्यों है? मुझे शुरुआत में पछतावा नहीं है, मुझे वास्तव में पछतावा नहीं है। मुझे तांग की विश्व वस्तुओं को समझ में नहीं आया और मैंने वास्तव में तांग देश पर मूर्खतापूर्ण रूप से आक्रमण किया। यह आत्म पराजय या कुछ और नहीं है। जल्दी से बचने के लिए बेहतर है। अगर आप बाढ़ के दायरे से बचना चाहते हैं, तो बाद में निर्णय लेने में देर नहीं हुई। आप कैसे बच सकते हैं? यह एक बड़े पैमाने पर बाढ़ है, हजारों मील तक फैल रही है और भागने का कोई रास्ता नहीं है। कई विशाल जनरलों घबराहट हैं। यदि उन्हें देश के सैनिकों के खिलाफ लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो वे अतुलनीय रूप से बहादुर होंगे, भले ही यह उनके जीवन का खर्च हो। लेकिन अब उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ और बाढ़ के खिलाफ लड़ने दें, यह व्यर्थ में मौत और मृत्यु होगी। क्वैक क्वैक। लेकिन फिर भी विशाल योद्धाओं और जनरलों का यह समूह मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं रहेगा, जहां वे थे और अपनी मौत का इंतजार करते हैं, भागने की सख्त कोशिश करते हैं, पूरी तरह से बाढ़ के उजाले क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि बाढ़ की गति वास्तव में बहुत तेज है। भले ही इन विशाल योद्धाओं के बीच असाधारण योद्धा हों, वे बाढ़ की गति से अधिक तेज नहीं हो सकते। लगभग कुछ सांसों में पानी का पूरा पूल जमीन पर डाला गया, जो कि आसपास के दसियों हजारों पहाड़ों को पूरी तरह से डूब गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विशाल योद्धा भाग गए थे, यह बेकार था, जैसे कि भूमि समुद्र में बदल गई थी और हर जगह अशांत बाढ़ थी। लानत है, यह सिर्फ एक केवल बाढ़ है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। विशालकाय राज्य के राजा एक मूर्ख का सपना है। दिग्गजों का राजा गर्जना करता था। वह 400 से अधिक वर्षों से इस भूमि पर हावी रहा है और वह जय है। वह एक अच्छी तरह से योग्य अधिपति है और वह भविष्य में लंबे समय तक शासन करने में सक्षम होगा। तो वह इस असीम बाढ़ के तहत मरने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? यहाँ तक कि अगर वह मर गया, तो उसे संघर्ष करना होगा। बूम! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, राक्षसी बाढ़ उसके चेहरे पर फिसल गई और तुरंत उसे अंतहीन धार के सामने फेंक दिया। यहाँ तक कि अगर 997 10 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय था, तो भयानक धार का सामना कर रहा था, फिर भी वह सामान्य टोफू की तरह नाजुक था। गो! एक पल में उन्होंने तुरंत कई घूंट पानी पिया और उन्हें मुश्किल से खाया गया। मदद करो, मैं तैर नहीं सकता, मेरी मदद कर सकता हूँ। विशालकाय राज्य के स्वामी ने मदद के लिए एक संकेत भेजा और उसका विशाल शरीर धार में गिर गया, लगातार संघर्ष कर रहा था, सतह की सांस लेने और ताजी हवा में सांस लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक विशालकाय का घनत्व बहुत महान है, जैसे कि एक पत्थर के घनत्व, चाहे पानी कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह बेकार है और यह पानी के तल में डूब जाएगा। मैंने देखा कि विशालकाय देश के स्वामी ने पानी पर फेंक दिया, एक गंभीर ध्वनि बनाई और फिर वह सारी ताकत खो दिया और पूरी तरह से पानी की सबसे गहरी गहराई में गिर गया। वास्तव में यह केवल विशालकाय देश का स्वामी नहीं है, बड़ी संख्या में विशाल जनरलों और अधिकारियों की भी हैं, वे भी तैर नहीं सकते हैं, इस राक्षसी बाढ़ की शक्ति का सामना कर रहे हैं, चाहे वह कितना मजबूत क्यों न हो। इसमें केवल कुछ मिनट लगे, बड़ी मात्रा में पानी उनके फेफड़ों में घुस गया और फिर वे ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन की सांस खो देते हैं। इस समय हजारों मील की दूरी पर क्षेत्र को अंतहीन बाढ़ से ढका गया था, जैसे कि यह सूरज की रोशनी के नीचे चमकते हुए हजारों मील की एक झील में बदल गया था। इस कहानी को fictionzone.net पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमें साइट को चालू रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय 89 यह दिव्य सजा की शक्ति है, सभी प्राणियों की खौफ है। इस समय ली जियो और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को देखा। देखो, देवताओं ने गोली मार दी है। एक पल में किसी ने तुरंत आकाश से गिरते हुए राजसी बारिश को देखा। बारिश की हर बूंद एक चट्टान की तरह बड़ी थी, बेहद भयानक थी। सैकड़ों लाखों विशाल पानी की बूंदें नीचे आ गईं, जैसे कि अनगिनत तोप के गोले गिर गए, जिससे एक भयानक आभा बना। पूरी पृथ्वी को इन विशाल पानी की बूंदों द्वारा घने गहरे गड्ढों में तोड़ दिया गया था और यहाँ तक कि पहाड़ की चोटियों को भी जमीन पर तोड़ दिया गया था, यह जानकर कि कितने मीटर। शेनयू, यह ईश्वर की बारिश है। हर कोई गूंगा था और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह की भयानक बारिश नहीं देखी थी और पानी की हर बूंद एक चट्टान का आकार थी। यदि पानी की कोई बूंद गिरती है, तो मुझे डर है कि उन्हें एक समलन में तोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक कि एक योद्धा अगर बारिश के पानी की हजारों बूंदों में पकड़ा जाता है, तो मांस की चटनी में धंस गए और फटे हुए। वास्तव में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि शक्तिशाली विशाल योद्धाओं को बारिश की हजारों बूंदों से टकराया गया था, लेकिन वे विरोध करने में असमर्थ थे।
सच बताने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी बारिश नहीं देखी। यह इतनी भयानक चीज है, यह केवल बारिश है जो दुनिया को नष्ट कर देती है। यह बहुत दयनीय है। वे दिग्गज इतने दयनीय हैं, उनके पास छिपाने के लिए कहीं नहीं है। किसी ने आह भरी। आखिरकार इस भारी बारिश ने सौली के एक क्षेत्र को कवर किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दिग्गज कितनी तेजी से थे, उनके लिए एक पल में सौली के भीतर छोड़ना असंभव था। इसलिए भारी बारिश से उन पर जबरन हमला किया गया और सभी दिग्गजों को बारिश से मौत के घाट उतार दिया गया। देखो, अनगिनत बारिश एक साथ आती है और बाढ़ का निर्माण करती है। किसी ने कहा। वह यह जानकर आश्चर्यचकित था कि जब आकाश में अनगिनत बारिश धरती पर गिर गई तो ये बारिश की बूंद गायब नहीं हुई, लेकिन एक भयानक धार बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। और जहां वे हैं, इलाका बहुत अधिक है और दिग्गजों का इलाका बहुत कम है। यह इस वजह से है कि अनगिनत पानी की धाराएं नीचे आ गईं और दिग्गजों की ओर बेतहाशा फैल गईं, जैसे कि एक अजय बाढ़ का गठन किया गया था। दिग्गज डूब गए हैं, वे सभी लंबे समय से डूब गए हैं। बहुत से लोग हैरान थे। सच कहूं तो अगर यह एक राजसी और भारी बारिश होती तो वास्तव में बहुत कम दिग्गज मारे जाते। आखिरकार प्रत्येक विशाल काफी शक्तिशाली था और पूरी तरह से इसका विरोध कर सकता था। केवल कुछ कमजोर विशाल योद्धाओं को बारिश की बूंदों से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन यह अब अलग है। अंतहीन बारिश एक भयानक धार बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुई है। यह बारिश की आपदा द्वारा लाई गई भयानक आपदा है। मैंने देखा कि अंतहीन धार सभी दिशाओं में तेजी से फैल गया और जहां भी यह रास्ते में गया, यह बस सब कुछ नष्ट कर रहा था। वे शक्तिशाली विशाल योद्धा इंटोरेंस के सामने असहाय हैं, वे सुनामी के सामने चींटियों की तरह हैं और उनका कोई प्रतिरोध नहीं है। जब ये बाढ़ अतीत से टकराती है तो उन्हें तेजी से बढ़ने वाले कट द्वारा दूर ले जाया गया था और वे सभी चीखने से बाहर निकलते थे और वे स्पष्ट रूप से डूबने की स्थिति में थे। और इन विशाल योद्धाओं में से कोई भी तैर नहीं सकता है। इन भयानक धारों का सामना करते हुए वे केवल खुद को पानी के तल में डूबते हुए देख सकते हैं। उनकी नाक, मुंह और अन्य स्थान बहुत सारे पानी से भरे हुए थे और वे बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकते थे। लंबे समय से पहले वे एक एक करके डूब गए थे। यहाँ तक कि क्योंकि उनके शरीर का घनत्व बहुत अधिक है, यहाँ तक कि उनके मरने के बाद भी उनके शरीर केवल पानी के तल में डूब जाएंगे और बिल्कुल भी सतह नहीं करेंगे। मेरे भगवान, लाखों विशाल योद्धा इस तरह से डूब गए थे। ईश्वर सजा, यह ईश्वर की सजा की शक्ति है। हमारे देवताओं के राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत है, यह अंत है। यह समाप्त हो गया और दिग्गजों का प्रसिद्ध राज्य इस तरह से समाप्त हो गया। हमारा तांग देश वास्तव में देवताओं द्वारा आश्रय दिया गया एक देश है। जो कोई भी हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत करता है, उसे देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा और एक शक के बिना मर जाएगा। मात्र विशाल भी कुछ भी नहीं है। अगर हम हमें अपमानित करते हैं तो हम समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोग स्तब्ध थे। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि इन विशाल योद्धाओं ने तांग देश पर आक्रमण किया, जो तांग देश के लिए एक बड़ा खतरा था। शायद वे नहीं जानते थे कि इस बार दिग्गजों द्वारा कितने लोग मारे जाएंगे। हालांकि उन्होंने प्राचीन देवताओं की किंवदंती सुनी थी, फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने चमत्कार देखा था। वास्तव में अधिकांश विश्वासियों ने उन्हें कभी नहीं देखा था और वे अभी भी संदिग्ध विश्वास की स्थिति में थे। लेकिन उसके सामने इस दृश्य ने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राचीन देवताओं को छोड़कर इस तरह की विश्व विनाशकारी बाढ़ को बुला सकता है। समय के साथ प्राचीन देवताओं में सभी का विश्वास तेजी से बढ़ गया है, एक धर्मनिष्ठ विश्वास के स्तर तक पहुंच गया। महामहिम विशालकाय देश के स्वामी की मृत्यु हो गई है और लाखों विशालकाय दिग्गजों के अधिकांश भी डूब गए हैं। पूरे विशालकाय देश में हमारी तांग सेना का विरोध करने की कोई ताकत नहीं है। एक मंत्री परमानंद था। क्योंकि विशाल राष्ट्र के सभी सैनिक इस स्थान पर केंद्रित थे, यह कहा जा सकता है कि विशाल राष्ट्र ने पहले ही अपने घोंसले को बहुत पहले छोड़ दिया था और विशाल राष्ट्र में रहने वाले सैनिक केवल कुछ ही थे। इसलिए जब तक तांग की सेना को भेजा जाता है तब तक यह विशाल देश को आसानी से नष्ट कर सकता है और विशालकाय देश के सभी क्षेत्रों को बैग में ले जा सकता है ताकि तांग देश के क्षेत्र को और विस्तारित किया जा सके। यह ज्ञात होना चाहिए कि विशालकाय देश का भूमि क्षेत्र तांग देश के कम से कम 3 गुना है। विशालकाय देश को अनेक्स करने के बाद यह न केवल विशालकाय देश की विशाल आबादी प्राप्त कर सकता है, बल्कि अंतहीन संसाधन भी प्राप्त कर सकता है। इससे तांग की राष्ट्रीय ताकत भी क्षेत्रीय आधिपत्य की स्थिति में वृद्धि होगी।